Okay. So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal. I'm the Secretary STGs at the Burak Association, and along with this, I am playing my role as the co-founder for READ Resilience and Adaptation. And together, the Burak Association, along with the READ Resilience and Adaptation, have brought you a series of workshops on the topic air pollution and its related solutions, in which we will be talking upon the technological solutions as well, and also we will be talking upon the major environmental topic or the major topic of discussion that have been regarded as the hot topic, air pollution. So हम लोग इस पूरी वर्कशॉप सीरीज का आगाज करेंगे एंड इस वर्कशॉप सीरीज के अंदर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास उसका इंट्रोडक्शन से लेके हम उसकी पॉलिसीज तक जाएंगे. सो नाउ इफ वी स्टार्ट, सो आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू इन द वर्कशॉप सीरीज, जिसका पूरा नाम जो है वो है एयर पोल्यूशन एंड इट्स रिलेटेड सॉल्यूशंस, ब्रेकिंग डाउन द ग्लोबल ट्रांसबाउंडरी इशू, the pollution that is having its long-lasting impacts on environment, on human health, and also on other domains as well. So, if we start it officially, so अगर सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि इस वर्कशॉप सीरीज की नीड क्यों जरूरत हुई, कि इस वर्कशॉप सीरीज को करवाने की क्या जरूरत पेश आई है, इस वर्कशॉप सीरीज की आप कह लें कदर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है. तो उसके लिए जो हमारे पास चीजें हैं वो है, हमारे पास 6 मेजर पॉइंट्स हैं. व्हाई दिस वर्कशॉप सीरीज नीड्स टू बी डन एट दिस करंट और, या व्हाई दिस वर्कशॉप सीरीज नीड्स टू बी डन एट दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ आवर रियली टाइम. तो हमारे पास इसके अंदर 6 प्रॉपर्ली हमारे पास सेक्टर्स है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रही होती है, जिसके अंदर हम लोग एयर पोल्यूशन को स्टडी कर रही होती है. सबसे पहले अगर हम नाम देखें तो सबसे पहले आता है पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट, देन वी हैव द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बाद हम लोग बात कर रहे होते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग की, उसके बाद हम लोग बात कर रहे होते हैं केमिकल काइनेटिक्स एंड एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, एंड देन वी हैव द रेगुलेटरी साइंस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव द मिटिगेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. बारी बारी अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले बात होती है पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट की. तो जब हम एक्सपोज हो रहे होते हैं एम्बिएंट एयर पोल्यूटेंट से, वो पोल्यूटेंट्स जो कि हमारी हवा के अंदर मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली आउटडोर मौजूद होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स आते हैं, जस्ट एट द पार्टिसिपेंट, जो उसके अंदर हमारे पास पोल्यूटेंट्स आते हैं एम्बिएंट एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं उसके अंदर ओजोन की, हम लोग बात कर रहे होते हैं पार्टिकुलेट मैटर की, हम लोग बात कर रहे होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, हम लोग बात कर रहे होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग बात कर रहे होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वीओसीज की. तो ये जो सारे के सारे जब हम इन एम्बिएंट एयर पोल्यूटेंट्स या इन आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स से एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो ये लिंक हो रहे होते हैं हमारे साथ हेल्थ आउटकम्स की बदौलत. कि जब हम इससे एक्सपोज हो रहे होते हैं, जब हम इसको इन तमाम पोल्यूटेंट्स को इनहेल कर रहे होते हैं, तो हमारा जो इनका असर होगा वो हमारी इंसानी सेहत के ऊपर होगा. अब इसके अंदर किस तरीके से होते हैं हमारे आउटकम्स, हमारे पास रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज आ सकते हैं. बाय पैथोलॉजीज आई मीन टू से डिजीजेज हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले अव्वल हमारे पास डिजीज होगी वो होगी एस्थमा की. उसके बाद हमारे पास एक और डिजीज आती है जिसका हम लोग नाम देते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी शॉर्ट फॉर्म. उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की, और फिर हम लोग बात कर रहे थे कि एयर पोल्यूशन के थ्रू हमारे पास मोर्टेलिटी रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है. हमारे पास जो डेथ रेट्स आ रहे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो दिन ब दिन, वो साल दर साल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कम नहीं होते चले जा रहे. सो इन इम्पैक्ट्स को क्वांटिफाई करना, इसके ऊपर प्रॉपरली आपके लिए रिसर्च करना, इसके ऊपर प्रॉपरली काम करना, इस चीज की जरूरत देता है कि हमारे पास अवेयरनेस हो, एंड इस चीज की जरूरत देता है कि हमारे पास साइंटिफिक कम्युनिकेशन हो. साइंटिफिक कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जो साइंटिस्ट रिसर्च करें इस फील्ड के अंदर, वो तमाम रिजल्ट्स, वो तमाम फाइंडिंग्स हम लोग आम अल्फाज के अंदर, हम लोग आसान अल्फाज के अंदर पब्लिक तक पहुंचाएं, ताकि पब्लिक को जब इस प्रॉपरली तमाम चीजों की मालूमात होगी तो देन वो जाकर अवेयर होंगे, देन वो जाकर एक्शंस लेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे. सो अब अगर हम बात करें, अब ये तो हो गया पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट का. अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का, तो एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं डिफरेंट फिनोमिना की तरफ. अगर हम इन्वायरमेंट की तरफ बात करें, फॉर एग्जांपल एसिड डिपोजिशन, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं एसिड रेन्स के बारे में, फिर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हाउ दीज एसिड रेन्स कैन यूजुअली कॉज यूट्रोफिकेशन, फिर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि
एडिशनली जब हमारे पास सर्टेन पोल्यूटेंट्स आ रहे होते हैं तो वो किस तरीके से हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे पोल्यूटेंट्स भी हैं जो कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर होते हैं, और कैटलिस्ट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के अंदर खुद ब खुद टेक पार्ट नहीं करता, बट वो हमारे रिएक्शन को ओवरऑल तेज कर देता है। और जब हमारे पास ये पोल्यूटेंट्स जो है वो कैटलाइज कर रहे होते हैं तो वो लीड कर रहा होता है एक फॉर्मेशन को। वो फॉर्मेशन कौन सी होती है? वो फॉर्मेशन होती है हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की, जो फिर उन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अकेले बेपनाह नुकसान होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। बेसिकली वो डिग्रेड कर रहा होता है हमारे इन्वायरमेंट को। अगर हम बात करें क्लाइमेट फोर्सिंग, ये तो हमारे पास इसके अंदर आती है जीएचजीज, एंड बाय जीएचजीज आई मीन टू से ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस हमारे पास होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मीथेन के ऊपर। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे नाइट्रस ऑक्साइड्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, के अंदर वो आएगी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये है हमारे पास प्राइमरी गैसेज ऑफ ग्रीन हाउस। और इसके साथ साथ हम लोग वाटर वेपर्स की भी बात कर रहे थे, बट वाटर वेपर्स इतने ज्यादा अहम नहीं होते एज कम्पेयर टू दीज थ्री ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये जो हमारे पास थ्री ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये प्राइमरी ड्राइवर्स होती हैं रेडिएटिव फोर्सिंग की। अब रेडिएटिव फोर्सिंग जो हमारे पास फिनोमेना होता है वो लीड कर रहा होता है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को। एंड ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास वो फिनोमेना होता है जिसके अंदर हमारे पास हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है बाय द एनट्रैपमेंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो हमारे पास अर्थ रिलीज कर रहा होता है। जब हमारे पास सन की तरफ से यूवी रेज आ रही होती हैं तो हमारे पास सर्टेन गैसेस होती हैं जो कि हमारे पास अर्थ एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशंस। जब हमारे पास अर्थ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अर्थ जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की होती हैं उसकी जगह रिलीज करते हैं आईवी IR रेडिएशंस को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को। अब जब वो इंफ्रारेड रेडिएशंस स्पेस में जाने वाली होती हैं तो हमारे पास ड्यू टू दीज गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब जब हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि बाहर जाना होता है, जिसने प्रॉपर्ली पूरे हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करना था, अब वो बाहर नहीं गई, तो इसका मतलब वो हमारी पूरी की पूरी सराउंडिंग के अंदर रह चुकी हैं। तो देन हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमारे पास यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा। प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड टेम्परेचर अल्टीमेटली विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। एंड फिर वही ग्लोबल वार्मिंग लीड टू द मोस्ट फेमस थिंग, द मोस्ट फेमस टॉपिक जो कि हम लोग नाम देते हैं क्लाइमेट चेंज का। अब अगर हम बात करें तो इसके अंदर फिर हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर भी होता है, जो कि पार्टिकुलेट मैटर हमारे पास हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएम। पीएम भी होता है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमारे क्लाइमेट को, चाहे वो हमारे पास उसकी डायरेक्ट स्कैटरिंग हो या वो एब्जॉर्ब कर रहा हो हमारे पास सोलर रेडिएशन को। एंड बाय स्कैटरिंग आई मीन टू से कि डायरेक्ट स्कैटरिंग से मुराद ये होता है कि वही हमारे पास जो आपके आयर रेडिएशन होगी अर्थ की, वो इधर जा रही होगी, कोई इधर जा रही होगी, कोई इधर जा रही होगी, इट विल बी डिस्पर्स्ड। हमारे पास जो आईआर रेडिएशन होती हैं या फिर वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी पीएम मैटर के थ्रू। एंड जो पीएम मैटर की थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है, पीएम के अंदर हमारे पास मोस्ट फेमस जो मैटर होता है वो होता है एरोसोल्स का। हम एरोसोल्स के ऊपर आगे जाके बात करेंगे। तो इसके थ्रू जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है एंड स्कैटरिंग होती है, वो हमारे अर्थ के एनर्जी बैलेंस को इम्पैक्ट कर रहा होता है। हमारे पास हमारे अर्थ के अंदर भी एक एनर्जी बैलेंस है, हमारे अर्थ सिस्टम के अंदर भी एक एनर्जी सिस्टम की स्टोरेज होती है, उसकी यूटिलाइजेशन होती है, कैप्चरिंग भी होती है, एंड देन उसकी कैप्चरिंग, उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी स्टोरेज के साथ एक प्रॉपर्ली बैलेंस मेंटेन हुआ है। अगर वो बैलेंस खराब होगा तो क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई होगा। क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई होने के साथ साथ हमारे जो आप कह लें नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो भी इंटेंसिफाई होंगे, वो भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। एंड अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर लास्ट अभी जो हमारे पास 2025 गुजरा है, वी हैड 344 अर्थक्वेक्स इस पूरे के पूरे साल के अंदर। ऑल्दो ये नंबर अभी हमारे पास लगता है कि बहुत कम है, बट ये बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स है। आप ये लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर 344 अर्थक्वेक्स से मुराद ये है कि 365 डेज में से अप्रोक्सीमेटली हर दिन हमारे पास एक अर्थक्वेक हुआ है। ये है हमारे पास क्लाइमेट चेंज की इंटेंसिफाई होने के साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स की भी इंक्रीजिंग होना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं केमिकल काइनेटिक्स एंड एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, कि जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस को, जब हम बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ओजोन बनती है हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर, किसके थ्रू? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के थ्रू, सनलाइट की मौजूदगी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, ताकि हम लोग मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को डेवलप करें। वही मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से
इन पोल्यूटेंट्स का खात्मा करेगी ताकि हमारी इंसानी सेहत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे रेगुलेटरी साइंस की। बाय रेगुलेटरी साइंस साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड कर रही होती है हमें एविडेंस बेस्ड, वो एविडेंस बेसिस जो स्टैब्लिश करते हैं हमारे पास एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। अब एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किस तरीके से हमारे पास स्टैब्लिश होते हैं? एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश होते हैं हमारे पास डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के थ्रू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के थ्रू। जब हमारे पास एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश होते हैं ईपीए के रेगुलेशंस के थ्रू, एंड बाय ईपीए आई मीन टू से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। हर कंट्री की एक डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है, एंड हर कंट्री के डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के रेगुलेशंस होती हैं, और ये सारे के सारे ग्राउंडेड होते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल आपके लिए थ्रेशोल्ड्स के ऊपर, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा के ऊपर, जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं हमारे पास पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के ऊपर, कि लाइक ये सारे के सारे जो रेगुलेशंस बेस्ड होते हैं, गाइडेंस बेस्ड होती हैं, वो फाउंडेशन रखती हैं हमारे पास कि इतने ज्यादा अगर हमारे पास इस लेवल से ज्यादा हमारे पास एक पोल्यूटेंट इंक्रीज कर लिया तो इसके ज्यादा से ज्यादा नुकसान होंगे। अब इस पोल्यूटेंट को इस लिमिट तक रखना हमारा एक एम है। अब उस एम को पूरा करने के लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, तो ये रेगुलेटरी साइंस का काम होता है। अब अगर हम बात करें मिटिगेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर, तो साइंटिफिक डिस्कोर्स जो होते हैं हमारे पास, या साइंटिफिक जो हमारे पास डिस्कशंस होती हैं, या जो साइंटिफिक हमारे पास इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन होती है, वो ड्राइव करती है इनोवेशन को। किसके अंदर? रिन्यूएबल एनर्जी की इंटीग्रेशन के अंदर, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के अंदर, एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज के अंदर, जो कि रिड्यूस करते हैं हमारे पास पोल्यूटेंट कंसेंट्रेशंस को और ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस को। ये है हमारे पास ओवरऑल कि क्यों इस वर्कशॉप सीरीज की नीड हमें पेश होती है, कि हम इस वर्कशॉप सीरीज को क्यों समझना चाहिए, एंड व्हाई वी शुड स्टडी एंड डिस्कस मोर एंड मोर अपॉन एयर पोल्यूशन राइट नाउ। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस वर्कशॉप सीरीज के अंदर यू विल बी हैविंग 6 टॉपिक्स, 6 डिस्कोर्सेज, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होंगे लाइक अंडरस्टैंडिंग एयर पोल्यूशन सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल एंड क्लीनर प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन इंटरलिंकेजेस, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है वो मेरे लिए वो होगा पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। आई वुड लव टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपके लिए नजदीक सबसे फेवरेट टॉपिक आपका कौन सा होगा। सो टुडे फॉर ऑन द मेन्यू वी हैव अंडरस्टैंडिंग एयर पोल्यूशन सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन हो रही है, क्या उसके असरात हैं, क्या उसके सोर्सेज हैं, एंड हम लोग इसके अंदर इसके कॉजेज के ऊपर भी बात करेंगे ये क्यों हो रही है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, लाइक इफ यू वांट टू डिस्कस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन जो है वो हमारे पास एक ऐसी कंटेमिनेशन होती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट से मुराद हमारे पास आउटडोर इन्वायरमेंट भी है और हमारे पास इंडोर इन्वायरमेंट भी है। इसके थ्रू किसी भी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू जो मॉडिफाई करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो मॉडिफाई करता है या एक तरीके से जो चेंज करता है हमारे पास, या जो इवॉल्व करता है हमारे एटमॉस्फेयर के पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को और शिफ्ट्स लेकर आता है वो हमारे बैलेंस के अंदर। अब अगर हम बात करें इसके कुछ कॉमन सोर्सेज के ऊपर राइट नाउ, तो वो हमारे पास होती हैं फॉरेस्ट फायर्स के थ्रू, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के थ्रू, मोटर व्हीकल्स के थ्रू, या हाउस होल्ड जो कंबस्टन डिवाइसेज होती हैं। हम हाउस होल्ड कंबस्टन डिवाइसेज के ऊपर थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये हमारे पास कुछ कॉमन एयर पोल्यूशन के। अगर हम बात करें कि अब एयर पोल्यूशन के अंदर हम लोग अगर एक और चीज के ऊपर बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आता है कि एयर पोल्यूशन के अंदर हमारे पास एयर पोल्यूटेंट का क्या रोल है, या पोल्यूटेंट का काम क्या होता है। तो जो हमारे पास पोल्यूटेंट होते हैं वो हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर इसी वजह से होते हैं कि दे विल बी पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, they will be polluting and they will be contaminating at a certain level, and we have to keep assuring ourselves, या we have to ensure ourselves कि ये वाला जो pollutant है हम उसको उसकी थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा इंक्रीज ना करें, उसको ज्यादा एमिट ना करें, एंड अगर वो एमिट हो रहा है तो अब हम पोल्यूटेंट को यूटिलाइज भी करें। हमारे पास चाइना के अंदर आई वाज रीडिंग अ कोर्स इन दिस सेमेस्टर जो भी मेरा खत्म हो चुका है, जिसका नाम था इन्वायरमेंटल मटेरियल्स एंड पोल्यूटेंट यूटिलाइजेशन। बाय द नेम आई वाज वेरी इंट्रिग्ड कि किस तरीके से ये लोग पोल्यूटेंट को यूटिलाइज भी करते हैं, बिकॉज राइट नाउ बैक इन पाकिस्तान आई वाज स्टडीइंग कि पोल्यूटेंट्स सिर्फ एमिट होते हैं, पोल्यूटेंट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते। बट हियर these professors, there are researches जिसके अंदर वो पोल्यूटेंट को यूटिलाइज करें, उसकी प्रॉपरली
केमिकल को थोड़े से उसकी केमिस्ट्री को चेंज करके, उसकी केमिस्ट्री को चेंज करके, उसकी फिजिकल नेचर को चेंज करके, सो हम लोगों को पोल्यूटेंट को भी यूटिलाइज करना चाहिए। अब अगर हम बात करें एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर, तो पोल्यूटेंट्स जो हमारे पास पब्लिक हेल्थ कंसर्न के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, आपका पीएम, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि सीओ नॉट सीओ2, आपका ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये हमारे पास कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि पब्लिकली हेल्थ कंसर्न उनके ज्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें आउटडोर एंड इंडोर एयर पोल्यूशन की, तो ये कॉज करते हैं डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेज, कुछ बाकी डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं, जिसका हमारी पूरी की पूरी सेहत के ऊपर नुकसान होता है। एंड ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं मॉर्बिडिटी के लिए भी और मोर्टेलिटी के लिए, मतलब कि आपकी डेथ रेट को भी चेंज करेंगे और आपकी प्रॉपर्ली फिजिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं इन द लेटर ऑन स्टेजेस। और अगर मैं वैसे आपको बताऊं तो WHO ने एक डाटा निकाला था, उन्होंने ये बताया था उस डाटा के अंदर कि ऑलमोस्ट आपकी जो 99% ग्लोबल पॉपुलेशन है वो ब्रीथ कर रही होती है, जो एयर ब्रीथ कर रही है, वो जो एयर है उसके अंदर हमारे पास WHO की गाइडलाइन लिमिट से ज्यादा पोल्यूटेंट्स क्रॉस कर चुके हैं अपना लेवल को। एंड ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये मिडिल और लो इनकम कंट्रीज के अंदर ज्यादा है एंड दे आर सफरिंग मोर। अगर हम बात करें कि किस तरीके से एयर क्वालिटी के ऊपर अगर हम बात करें, तो एयर क्वालिटी भी हमारे पास क्लोजली लिंक्ड होती है अर्थ के क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स के साथ। ग्लोबली अगर हम बात करें, कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के। फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को कंबस्शन कर रहे हो फॉसिल फ्यूल्स की, या अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को यूटिलाइज कर रहे हो, अगर हम इंडस्ट्रीज को चला रहे हो, तो वो सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। एंड अल्टीमेटली वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आपके लिए जाएंगी फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन फ्रॉम दैट ग्लोबल वार्मिंग वी विल बी हैविंग क्लाइमेट चेंज। तो इन तमाम चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करने के लिए, इन तमाम चीजों के ऊपर आप कह रहे हैं क्रॉस डिस्कशन के लिए, वी different international dialogues, we usually have different projects, we usually have policies जो कि ऑफर कर रही होती है विन विन स्ट्रेटेजी। अब वो विन विन स्ट्रेटेजी किसके लिए होती है? वो विन विन स्ट्रेटेजी होती है फॉर क्लाइमेट बर्डन हम लोग लो कर सकें, या बर्डन हम लोग लोअर कर सकें हमारी हेल्थ के ऊपर, जो हमारे पास हेल्थ डिजीज आ रही होती है थ्रू एयर पोल्यूशन। और ये कंट्रीब्यूट भी करते होते हैं टुवर्ड्स द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। एडेप्टेशन के अंदर हम लोग अपने आप को सर्वाइव करवा रहे होते हैं, हम लोग अपने आप को अडेप्ट कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। लेकिन मिटिगेशन के अंदर हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हो रही हैं उनकी, हम उनको कंट्रोल करें, हम उनको कम से कम करें। ये हमारे पास मिटिगेशन के अंदर काम हो रहा होता है, या ये इसको हम लोग मिटिगेशन के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। एंड डिफरेंट हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं मिटिगेशन के ऊपर, एडेप्टेशन के ऊपर। यू विल बी फाइंडिंग अ लॉट ऑन अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स ऑन पाकिस्तान वेबसाइट है, जो हमारे पास मिनिस्ट्री की वेबसाइट होती है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले, तो अब सबसे पहले सवाल होता है कि एयर पोल्यूशन को हमने ओवरऑल स्टडी कर लिया, उसकी हमारे पास एक जेनेरिक डेफिनेशन आ गई कि एयर पोल्यूशन ये होती है। लेकिन एयर पोल्यूशन के साथ अगर हमने किसी को समझाना है कि एयर पोल्यूशन हो रही है, अगर हम एक क्रॉस डिस्कशन के अंदर बैठे हैं, तो हमें साइंटिफिक एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे। हमें उस आगे वाले बंदे को ये भी समझाना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन वाकई में हो रही है। अब उसको किस तरीके से हम समझा सकते हैं, उसके लिए वी विल बी डिस्कसिंग सम की फैक्ट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्बिएंट एयर पोल्यूशन की, मैंने आपको बता दिया था कि एम्बिएंट एयर पोल्यूशन से मुराद हमारे पास वो एयर पोल्यूशन है जो कि आउटडोर होती है। तो अगर हम एम्बिएंट एयर पोल्यूशन की बात करें, तो एयर पोल्यूशन हमारे पास हमें पता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल रिस्क टू और हेल्थ ऑफ और चिल्ड्रन। हमारे बच्चों की सेहत के लिए एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल आपके लिए थ्रेट है, और हेल्थ प्रॉब्लम भी है फॉर अस, हमारे बच्चों के लिए। आउटडोर एयर पोल्यूशन हमारे पास, या एम्बिएंट एयर पोल्यूशन, एक मेजर इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि अफेक्ट कर रही होती है सभी लोगों को, जो लो इनकम कंट्रीज के अंदर है, मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर है, या इवन हाई इनकम कंट्रीज के अंदर है। एंड बाय इनकम कंट्रीज आई मीन टू से डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो एम्बिएंट एयर पोल्यूशन हो रही होती है, या जो आउटडोर एयर पोल्यूशन हो रही होती है, चाहे वो सिटीज के अंदर हो, चाहे वो रूरल एरियाज के अंदर हो, मतलब कि शहरी इलाकों और यहाँ देही इलाकों, इन दोनों के अंदर भी हो, तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर 2019 तक जो हमारे पास डेथ्स हुई थी प्री मैच्योर, वो एयर पोल्यूशन के थ्रू हुई थी। एंड उसका जो डाटा हमारे पास आया था, वो आया था कि 4.2 मिलियन डेथ्स हुई थी हमारे पास एयर पोल्यूशन के थ्रू 2019 में।
premature deaths, and 4.2 million is 42 lakhs in Pakistan. और ये जो मोर्टेलिटी थी, ये किस वजह से हुई थी, ये डेथ किस वजह से हुई थी, वो हुई थी एक्सपोजर टू फाइन पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मैटर इज वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट, लाइक आप कह लें सब्सटेंस, या आप कह लें पार्टिकल, जो साइज में हमारे पास लेस देन 10 माइक्रोमीटर के होते हैं हमारे पास. फिर हम उसको थोड़ा सा अभी आगे भी बात करेंगे, आप मुझे याद करवाइएगा. तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये कॉज करते हैं हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, और अलॉन्ग विद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी होती है, हमारे पास कैंसर्स भी फैलते हैं इन पार्टिकुलेट मैटर के थ्रू. फिर डब्ल्यूएचओ ने एक एस्टिमेट किया था कि 2019 के अंदर हमारे पास अराउंड 68% जो आउटडोर एयर पोल्यूशन हो रही होती है, वो रिलेट करती है प्री मेच्योर डेथ के. वो जो प्री मेच्योर डेथ होती है, वो डेथ किस वजह से होती है, वो होती है स्ट्रोक. वो डेथ होती है थ्रू स्केमिक हार्ट डिजीज. एंड प्रोनाउंसिएशन अगर बेसिक गलत हो रही है तो ये भी कहा जा रहा था कि 14% जो हमारे पास डेथ हुई है आउटडोर एयर पोल्यूशन के थ्रू, वो हुई है थ्रू द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम लोग हमारे पास सीओपीडी, मैं आपको शुरुआत में बताया था. फिर उन्होंने एक और चीज कहा था कि 14% जो हमारे पास डेथ्स हुई हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन के अंदर, वो हुई है ड्यू टू द लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, के हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलने हो गए थे. फिर एक और चीज कही जा रही थी कि जो 4% डेथ्स हुई हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज नंबर्स, हमारे पास जो डेथ्स हुई हैं वो हुई है ड्यू टू द लंग कैंसर. फिर एक और चीज कही जा रही थी कि पीपल, जो लोग रह रहे हैं हमारे पास लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस बर्डन को जो हमारे पास आउटडोर एयर पोल्यूशन का है. एंड ये कहा जाने लग गया था कि जो 42 lakhs डेथ्स हुई है प्री मैच्योर, इसके अंदर जो 89% डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर. एंड 11% जो हमारे पास डेथ्स हुई हैं वो डेथ हुई है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर. अब अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एक और चीज कही गई थी कि जो ग्रेटेस्ट बर्डन हमारे पास आप कह लें अभी पाया जा रहा है, या एक तरीके से पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट हो रहा है प्री मेच्योर डेथ्स के अकॉर्डिंग, वो डेथ्स जो हमारे पास अभी देखी जा रही है, वो देखी जा रही है हमारे पास साउथ ईस्टर्न एशिया के अंदर, या आप कह लें आपके वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर. और ये जो बर्डन है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इसका जो आप कह लें नंबर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा. ये भी कहा गया है कि अगर हम अभी इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, सो इट विल बी रियली लेट फॉर अस. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो हम बात कर रहे होते हैं की फैक्ट्स हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के अंदर हमारे पास कौन से हो रहे होते हैं. हम लोगों ने भी बात कर ली एम्बिएंट एयर पोल्यूशन की, जिसके अंदर हम लोगों ने आप कह लें आउटडोर एयर पोल्यूशन को देखा था. अब अपार्ट फ्रॉम आउटडोर एयर पोल्यूशन वी विल बी डिस्कसिंग अपॉन द हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन, जो हमारे घरों के अंदर पोल्यूशन हो रही होती है. तो अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसके भी हमारे पास की इफेक्ट्स हैं, तो हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग प्रॉपर्ली बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे बाय लुकिंग अपॉन द नंबर वन थिंग कि हमारे पास 2.1 बिलियन जो लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड, जो हमारी एक चौथाई पॉपुलेशन अभी बच रही है, वो जो खाना बना रहे होते हैं वो बना रहे होते हैं बाय ओपन फायर्स, लकड़ियों को जलाकर ऐसे ही आराम से, या फिर उनके जो स्टोव सिस्टम्स होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं. जो वो स्टोव को ईंधन मिल रहा होता है वो मिल रहा होता है बाय केरोसिन ऑयल, बाय बायोमास, जिसके अंदर लकड़ी जलाई जाती है, जिसके अंदर आप कह लें क्रॉप का वेस्ट जलाया जाता है, जिसके अंदर कोयले को जलाए जाते हैं, जिसके अंदर इवन एनिमल डंग को जलाया जा रहा होता है. और ये जो सारी सारी चीजें होती हैं ये इनएफिशिएंट स्टोव्स को लेके बनाती हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास आप कह लें जब इन चीजों को जलाया जाएगा, बायोमास को, केरोसिन ऑयल को, या हमारे पास कोल को जलाया जाएगा, तो इसके अंदर जो हमारे पास एमिशंस होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, जो हमारी अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन को जनरेट करेगा. एंड एयर पोल्यूशन के अंदर भी हमारे पास हार्मफुल हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन को जनरेट करेगा. अब अगर हम बात करें इसकी अंदर आगे बढ़े, तो एक और चीज आती है हमारे पास कि वर्ल्ड वाइड अगर हम एक और एतबार से देखें, तो मोस्टली जो लोग रह रहे होते हैं वो रह रहे हैं लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर. और हमारे पास एक लार्जर डिस्क्रिपेंसी है, जो कि एक तरीके से जिनको क्लीनर कुकिंग अल्टरनेटिव्स नहीं मिले हुए, जिनको क्लीन कुकिंग के जराए नहीं मिले हुए, एंड वो एक तरीके से ओपन इन्वायरमेंट के अंदर लकड़ियां जलाकर या एनिमल डंग जलाकर, या एक तरीके से हमारे पास वो इनएफिशिएंट स्टोव्स के थ्रू
खाना बना रहे होते हैं एंड अपनी फैमिली को वो सर्व कर रही होती हैं, खवातीन या जो भी लोग सर्व कर रही होती हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि जब चूंकि हमारे पास एक लार्जर डिस्क्रिपेंसी है, जिनको ये कुकिंग अल्टरनेटिव्स नहीं मिलते, तो 2021 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरे शहरी इलाकों के अंदर पूरी दुनिया के 14% लोग ऐसे थे जो कि रिलाय कर रहे थे पोल्यूटिंग फ्यूल्स के ऊपर या टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और ये कंपेयर किया जा रहा था कि जो 14% पीपल थे 2021 के अंदर, ये नंबर हमारे पास बहुत ही शॉर्टर है एज कम्पेयर टू द ग्लोबल रूरल पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो देही इलाकों में रहती है। एंड ये कहा जा रहा था कि देही इलाकों के अंदर, रूरल पॉपुलेशन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, 49% वो आबादी रिलाय कर रही होती है पोल्यूटिंग फ्यूल्स के ऊपर, या वो फ्यूल्स जो कि एक तरीके से इनएफिशिएंट हैं, जिनकी हमारे पास एफिशिएंसी 100% नहीं है, या जिनकी एफिशिएंसी हमारे पास 95% से ज्यादा नहीं है। वो लोग उन फ्यूल्स के ऊपर ज्यादा रिलाय कर रहे थे एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज के लोग। एंड अर्बन एरियाज के अंदर जो लोग रिलाय कर रहे थे वो 14% थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा आप कह लें वसाइल नहीं थे। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के अंदर जो जनरेट किया जा रहा होता है हमारे पास, एक तरीके से ये जनरेट की जा रही होती है बाय द यूज ऑफ इनएफिशिएंट या पोल्यूटिंग फ्यूल्स, वही केरोसिन ऑयल की को जलाकर, बायोमास को जलाकर, कोल को जलाकर। एंड ये हमारे पास एक तरीके से हमारे घरों के अंदर भी हो रही होती है, हमारे घरों के बाहर भी हो रही होती है। लाइक हमारे घरों के बरामदों में भी होगी, हमारे घरों के किचन के अंदर भी होगी, हमारे घरों के सहन के अंदर भी होगी, हमारे घरों के गैराजेस के अंदर भी हो रही होती है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे पास बहुत सारे हेल्थ डैमेजिंग पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें, पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होगा जो कि डायरेक्टली जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे हेल्थ लंग्स के अंदर जाएगा। अब जब लंग्स के अंदर जाएगा तो सबसे पहले वो आपके ब्रोंकाई को डिस्ट्रॉय करेगा, ब्रोंकाई को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर वो आपके ब्रोंकियोल्स की तरफ जाएगा, फिर वो आपकी ब्रोंकियोल्स को डिस्ट्रॉय करेगा एंड आपके लंग्स आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होते चले जाएंगे। फिर वो आपके एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर वो आपके एल्वियोलर डक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। सो इट्स अ होल सिस्टम कि किस तरीके से जब हम पार्टिकुलेट मैटर को इनहेल करेंगे तो इट विल डैमेज आवर लंग्स एंड अल्टीमेटली वी विल बी कॉजिंग लंग कैंसर, या हमारे प्रॉपर्ली लंग फेलियर हो जाएंगे हमारे पास। और फिर हमारे पास जो पुअरली वेंटिलेटेड ड्वेलिंग्स होती हैं, या वो घर जिनके पास आप कह लें वेंटिलेशन के जो आप कह लें खिड़कियां होती हैं या विंडोज होती हैं, वो प्रॉपरली नहीं होती वेंटिलेटेड अच्छी तरीके से, तो वहां पर इनडोर जो स्मोक होती है वो 100 टाइम्स हायर होती है एज द एक्सेप्टेबल जो हमारे पास लिमिट है। क्यों? क्योंकि वो इंडर स्मोक हमारे पास विंडोज के थ्रू, हमारे पास दरवाजों के थ्रू बाहर नहीं जा सकती इन्वायरमेंट के अंदर, खुले के अंदर, खुली फिजा के अंदर, जिसकी वजह से वो इंसान जो वहां पे रोटी बना रहा होगा, खाना बना रहा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा इनहेल करेगा। एंड देन फिर हमारे पास वो फिर उसके पास खांसी की प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हमारे पास एक तरीके से एस्थमा की प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर हमारे पास लंग कैंसर की प्रॉब्लम्स आती है इन द लेटर ऑन स्टेजेस ऑफ लाइफ। और ये जो एक्सपोजर होता है ये पार्टिकुलरली हाई होता है वुमेन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना जो टाइम होता है वो डोमेस्टिकली आप कह रहे हैं घरों के अंदर गुजारती हैं, घरों के अंदर गुजारते हैं बच्चे भी। एंड मोस्टली वुमेन जो हमारी खवातीन होती हैं, दे आर द बैकबोन्स ऑफ द होल फैमिली, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को प्रोवाइड करना होता है द फूड, दे ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड टू देयर हस्बैंड एज वेल। सो जो रिलायंस होती है पोल्यूटिंग फ्यूल्स के ऊपर हमारी, या आप कह रहे टेक्नोलॉजीज के ऊपर, वो रिक्वायर कर रही होती है सिग्निफिकेंट टाइम फॉर कुकिंग। बहुत ज्यादा टाइम आपको चाहिए होता है अगर आपके पास एक इनएफिशिएंट डिवाइस है। इनएफिशिएंट डिवाइस में से लाइक अगर आप लकड़ियों को जला के खाना बना रहे होगे तब तक आपको टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आप एक तरीके से केरोसिन ऑयल को जलाकर खाना बनाओगे तब भी टाइम लगेगा। सो जब टाइम ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पोल्यूटेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। पोल्यूटेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स जब आप ज्यादा से ज्यादा इनहेल करोगे खास लंबे टाइम पीरियड के अंदर, तो वो आपके लंग्स को कितना डैमेज करेगा हमें उसका आइडिया नहीं है। इट इज रियली लाइक नॉट इन आवर रेंज कि किस तरीके से वो हमारी विमेन को अटैक करेगा या हमारे बच्चों को अटैक करेगा। अगर हम बात करें हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के अंदर, तो जो रिस्पॉन्सिबल हमारे पास डेथ्स हुई हैं एस्टिमेटेड, वो ये हुई है कि 29 लाख जो हमारे पास डेथ्स हुई है पर ईयर 2021 के अंदर, वो एयर पोल्यूशन के अंदर रही है, जिसके अंदर हमारे पास 3,09,000 बच्चे जो थे वो प्री मेच्योरली डेथ हुई है, जिनकी एज जो कि 5 साल के इससे कम उम्र बच्चे थे। हम बात करें कि 95 मिलियन, 95 मिलियन इज अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 9.5 करोड़ जो हमारे पास लाइफ ईयर्स होते हैं डिसेबिलिटी के एडजस्टेड DALYs, वो एट्रीब्यूटेबल है हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन एक्सपोजर के थ्रू 2021 के अंदर।
फिर ये भी कहा जाने लग गया था कि जो हमारे पास एम्बिएंट एयर पोल्यूशन हो रही है, जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के कंबाइंड इफेक्ट्स हैं, वो एसोसिएट करती हैं 67 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स को एनुअली। एंड ये कहना कहा जाने लग गया था कि हाउस होल्ड जो एयर पोल्यूशन एक्सपोजर है वो लीड कर रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, वो डिजीजेस जो कि कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफर नहीं होती। एंड उसके अंदर कौन कौन सी होती है, वो होती है आपकी स्ट्रोक, आपका लंग कैंसर, आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एंड ऑल्सो आपका स्कैमिक हार्ट डिजीज। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस डिजीज। और इसके अंदर फिर हमारे पास जो वुमेन और आपके बच्चे हैं वो टिपिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस होल्ड कोर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा करना है, उन्होंने कुकिंग करनी है, एक तरीके से वो फिर बिगेस्ट ग्रेटेस्ट हेल्थ बर्डन को अपने ऊपर बेयर कर रहे होते हैं। एंड इसकी वजह से फिर हमारी जो खवातीन होती हैं उनकी जो औसत उम्र एक तरीके से 70 प्लस होनी चाहिए, 80 प्लस होनी चाहिए, वो कम हो जाती है, एंड इट इज अराउंड 50 और 55। अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो राइट नाउ हमारी जो एवरेज एज है फॉर मेन इट इज हार्डली 60 टू 65 ईयर्स। 70 भी बोनस लाइफ के ऊपर कंसिडर होती है। मैं तो ये कहूंगा कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर आपकी अगर आपकी एज 45 प्लस है या 40 प्लस है तो इट इज योर बोनस लाइफ। विमेन की अगर हम बात करें तो विमेन के अंदर जो एज होती है हमारे पास राइट नाउ एवरेज के ऊपर वो है अराउंड 50 टू 55 ईयर्स। एंड 55 ईयर्स के बाद वो आपकी बोनस लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ये अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ हालात है। और इसके अंदर फिर हमारे पास वेरियस कॉजेज होते हैं हमारे पास, इसके अंदर ये एयर पोल्यूशन भी है हमारे पास, फिर इसके अंदर हमारे पास आपकी साइकोलॉजिकल डिजीजेज भी हैं। या आपके लिए साइकोलॉजिकल डिजीज के अंदर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपका आता है आपका साइकोलॉजिकल बर्डन, आपका स्ट्रेस, आपकी प्रेशर कंडीशंस। तो ये सारी की सारी चीजें कंट्रीब्यूट करी होती हैं आपकी शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ को। सो इफ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, if you will be having any questions आप पूछ सकते हैं, you can just raise your hand and right now you can ask or even you can ask me at the end of this workshop। तो अब सवाल होता है कि व्हाट कॉजेज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के ऊपर हम लोगों ने की फैक्ट्स डिस्कस कर लिए, हमने उसकी थोड़ी सी जेनेरिक टर्म को डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि एयर पोल्यूशन को ये कॉज किस वजह से होता है, लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर कॉजिंग दिस एयर पोल्यूशन। अब हम इसको अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि एयर पोल्यूशन के अंदर हम लोग जो एक तरीके से ये एयर पोल्यूशन कॉज हो रही होती है वो कॉज हो रही होती है बाई बहुत ही छोटे छोटे सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स के थ्रू। वो सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जो कि फ्लोट हो रहे होते हैं हमारी पूरी की पूरी हवा के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स हमारे पास टेम्परेचर सर्टेन गैसेस के थ्रू भी हो रही होती है। फिर ये जो पार्टिकल्स और गैसेस हैं ये बहुत सारे वेरियस सोर्सेज के थ्रू आ सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जॉस्ट हमारे इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड होते हैं आपके आपके पोल्यूशन जो कि फैक्ट्रीज के थ्रू आ रही होती है, आपकी वाइल्ड फायर के थ्रू जो स्मोक आ रही होती है। फिर ये इंक्लूड करते हैं आपकी वोल्केनिक इरप्शंस, ऐश जो हमारे वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू आ रही होती है, फिर डस्ट के थ्रू आ रही होती है जो डेजर्ट्स के थ्रू होती है, फिर सी स्प्रे के थ्रू भी होती है, फिर पोलन के थ्रू भी होती है, फिर मोल्ड स्पोर्स के थ्रू भी होती है। मोल्ड स्पोर्स आर रियली द बैड थिंग, they are the most difficult thing to spot on to identify। एंड अगर आपके घर के अंदर वो मोल्ड स्पोर्स स्टार्ट हो जाए, बिकॉज जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा होते हैं वहां पे मोल्ड स्पोर्स पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी पार्टिकुलरली ब्लैक मोल्ड। तो वो आपके पूरे के पूरे घर के अंदर फिर वो इंक्रीज होते चले जाएंगे एंड उसको रोकना इज देयर इज नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन टू स्टॉप मोल्ड स्पोर्स। फिर ये जो सारे के सारे हमारे पास सोर्सेज हैं ये आपके एयर पोल्यूशन को आपके लिए अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड ये एयर पोल्यूशन फिर आपके लिए अनहेल्दी साबित होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट। ये कितनी ज्यादा हमारे पास वो पोल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर अगर हम बात करें एक और चीज की तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि एनी टाइनी पार्टिकल के एरोसोल होता क्या है। तो एक ऐसा छोटा पार्टिकल जो कि हमारे हवा के अंदर पिकअप हो जाता है एंड वो फॉर्मुलेट करता है आपके केमिकल रिएक्शंस को पूरी की पूरी हवा के अंदर, तो हम उसे एरोसोल कह सकते हैं। बहुत सारे एरोसोल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं एंड वो एंटर किस वजह से होते हैं, वो एंटर इस वजह से होते हैं जब हम चीजों को जला रहे होते हैं। कौन सी चीजों को, वो जो चीजें जला रहे होते हैं हम लोग, वो चीजें जला रहे होते हैं हम लोग कोल, हम लोग चीजें जला रहे होते हैं ऑयल, हम लोग चीजें जला रहे होते हैं आपका नेचुरल गैस, हम लोग चीजें जला रहे होते हैं आपका वुड। तो जब हम इन चीजों को जला रहे होते हैं तो हमारे पास एरोसोल एंटर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एरोसोल का पार्ट बनते हैं
वो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं हमारी गाड़ियों की थ्रू, बाय द एग्जॉस्ट ऑफ आवर कार्स, बाय द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो सारे के सारे हमारे पास केमिकल्स होते हैं, ये रिएक्ट करेंगे हमारे एयर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड तब जाकर एयर पोल्यूशन हमारे पास फैलेगी। और ये जो एयरोसोल्स होते हैं ये फिर हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्केनिक एरप्शंस के थ्रू आ सकते हैं, सी सॉल्ट के थ्रू आ सकते हैं, वो सी सॉल्ट जो कि पिकअप होती है हमारे पास हमारे ओशनिक करंट्स, जो विंड करंट्स होते हैं हमारे उनके थ्रू और वो ओशन से ट्रांसफर होती है टुवर्ड्स द लैंड साइड। फिर डस्ट भी हमारे एरोसोल का पार्ट है, पोलन भी हमारे पार्ट है एरोसोल का, मोल्ड स्पोर्स भी हमारे पास पार्ट है एरोसोल के एग्जांपल्स का। लेट मी जस्ट ऐड अ पार्टिसिपेंट। फिर अगर हम एक और चीज बात करें तो हम एरोसोल्स के अंदर, अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया, हमने एरोसोल की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया। तो एरोसोल के अंदर भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास एरोसोल के अंदर दो टाइप्स है, एक आती है हमारे पास एरोसोल की टाइप प्राइमरी एरोसोल, और एक टाइप आती है हमारे पास एरोसोल के अंदर सेकेंडरी एरोसोल। तो दी बोथ हैव डिफरेंट, आप कह लें, फंक्शंस, या एक तरीके से उनको क्लासिफिकेशन का एक तरीके से डिफरेंट पैरामीटर है कि हमारे पास जो प्राइमरी एरोसोल्स होते हैं वो रिलीज हो रही होती हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, मतलब कि वोल्केनो से जो रिलीज होगी हमारे पास एरोसोल्स, वो प्राइमरी एरोसोल्स कहलाएंगे। आपकी जो सी स्प्रे होगा वो प्राइमरी एरोसोल कहलाएगा, आपका जो मिनरल डस्ट होता है वो प्राइमरी एरोसोल कहलाएगा। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट होते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्टली घर कर जाते हैं, वो हमारे पास एरोसोल्स कहलाते हैं, प्राइमरी एरोसोल्स। और स्मोक भी आपका एक प्राइमरी एरोसोल है। अगर हम बात करें सेकेंडरी एरोसोल्स की, तो सेकेंडरी एरोसोल्स हमारे पास वो एरोसोल्स होते हैं जो कि एक रिएक्शन के थ्रू फॉर्मुलेट होते हैं। मतलब कि इसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट गैसेस फॉर्मुलेट होती हैं। मैंने वही बताया था आपको कि जो हमारे पास सल्फेट के एरोसोल्स होते हैं वो हमारे पास एक प्राइमरी एरोसोल नहीं है, वो हमारे पास एक सेकेंडरी एरोसोल्स है। क्यों? क्योंकि वो एरोसोल जनरेट हो सकते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल एमिशंस के थ्रू। वो एरोसोल हमारे पास फॉर्मुलेट होंगे जब हमारे पास वोल्केनोज के थ्रू हमारे पास एक वोल्केनिक इरप्शन होगी। एंड ये सारे के सारे जो एरोसोल होते हैं ये लीड करते हैं टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। और एरोसोल का जो साइज होता है वो रेंज कर रहा होता है फ्रॉम नैनोमीटर टू स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वायरस। अगर मैं वैसे बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जो एरोसोल्स टिपिकली हम लोग डील कर रहे हैं राइट नाउ, जो मैं डील कर रहा हूँ जिनसे, उनके जो साइज है, डायमीटर है, दैट इज अराउंड 16 टू 18 नैनोमीटर। और उसका जो साइज रेंज करता है वो फिर 16-18 नैनोमीटर से लेके इट गोज अराउंड 346 और 350 नैनोमीटर। दिस इन दिस साइज रेंज आई एम डीलिंग विद द एरोसोल्स, जो कि हियर मैं भी बात कर रहा हूँ रिसर्च के अंदर। So apart from the aerosols, apart from the primary and secondary aerosols, अगर हम आगे बात करें तो क्या चीज हमारे पास एयर पोल्यूशन को कॉज करी है, तो डेट इज ओजोन। एरोसोल के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमारे पास, आप कह रहे हैं, एक तरीके से एयर पोल्यूशन को कॉज कर रही है। अब अगर हम बात करें ओजोन की, तो सर्टेन गैसेस हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है जो कि कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन को। और इसी के अंदर एक जो सर्टेन गैस की एग्जांपल है वो है ओजोन की। ओजोन जो है वो हमारे पास सिटीज के अंदर मौजूद होता है, एंड इट इज अ मोस्ट मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टिव ओजोन भी होती है हमारे पास, और एक ओजोन अनहेल्दी ओजोन भी है। देयर इज ओजोन लेयर प्रेजेंट इन आवर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस दैट आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। और वो यूवी रेडिएशन से जो ओजोन लेयर हमें बचाती है, वो बचाती है इसलिए ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो, ताकि हमें आई कैंसर ना हो, रेटिना कैंसर, ताकि हमें कुछ वेरियस डिजीजेस ना हो। एंड एक ओजोन ऐसी ओजोन है जो कि हम लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर जनरेट करें खुद ब खुद अपनी सरगर्मी की वजह से, अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। दैट इज द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड दैट इज द अनहेल्दी ओजोन। The ozone that is present in the stratospheric layer, that is present in the stratosphere, that is regarded as the healthy ozone, and the ozone that is present in the troposphere, it is regarded as the अनहेल्दी ओजोन। एंड अनहेल्दी ओजोन जो होती है ये फॉर्मुलेट करती है हमारी अर्थ की सरफेस के करीब। किस तरीके से फॉर्मुलेट करती है? फॉर्मुलेट इस तरीके से करती है जब हमारे पास सनलाइट और हीट रिएक्ट करते हैं। हीट किसके थ्रू? जो हमारे पास सर्टेन केमिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही होती है, चाहे वो हमारे पास बर्निंग गैसेज हो। बर्निंग गैस किसके थ्रू? कार्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। तो उनके थ्रू जो हमारे पास सर्टेन केमिकल्स रिलीज होंगे वो रिएक्ट करेंगे आपके सनलाइट और हीट के साथ, तो तब जाकर आपके पास ओजोन बनेगी, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब वो ओजोन
कंबाइन करेगी पार्टिकल्स के साथ, वो पार्टिकल्स जो हमारी हवा के अंदर मौजूद है, वो फिर बनाएंगे हमारे पास स्मोक। ये जो ओजोन होती है ये ऑकर करेगी अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर। हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जब ऑकर करेगी तो ये रिएक्ट करने के बाद आप कह लें कंबाइन जब होगी तो स्मोक बनाएगी। और स्मोक हमारे पास एक ऐसी टाइप है एयर पोल्यूशन की जो कि प्रॉपरली आप कह लें लगती है एक फोग की तरह, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फोग। आपको वैसे लगेगी कि ये एक फोग है, बट इट इज नॉट फोग। फोग इज हेल्दी बट स्मोक इट इज नॉट हेल्दी। एंड स्मोक की वजह से हमें डिफिकल्टी आती है देखने के अंदर, हमें डिफिकल्टी आती है सांस लेने के अंदर। एंड यस, हमारे लाहौर, गुजरावाला, पेशावर, इवन इस्लामाबाद भी मैं इसको कंसिडर करूंगा, तो ये यार कुछ सिटीज है जहाँ पर स्मोक की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ज्यादा आप कह लें इंक्रीज हो चुकी है। इवन मैं कहूंगा कि फैसलाबाद भी आपका इंक्रीज कर चुकी है, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। गुजरावाला के अंदर आपके पास आपकी रबर और टायर्स की इंडस्ट्री है। आप कह लें लाहौर के अंदर आपके पास तो आप कह लें बहुत ज्यादा हब है लाहौर तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर आप कह लें थिंग्स जिसकी वजह से ये सिटीज जो है वो स्मोक का शिकार है। एंड ये वो टाइप है स्मोक जो कि डील करेगा आपको एंड एक तरीके से आपको मुश्किल होगी। और ये जो मैंने अभी पिक्चर लगाई है इट इज जस्ट एक तरीके से अ कंपैरिजन कि जब, और ये शहर हमारे पास बीजिंग है कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक क्लियर बीजिंग नजर आ रहा होगा, और ये वो बीजिंग है जो कि नजर आता है जब हमारे पास बारिश हो चुकी है एंड अगले दिन लाइक एक दिन बारिश हुई है उसके अगले दिन का ये बीजिंग लेफ्ट साइड के ऊपर है। एंड जो स्मोक के अंदर बीजिंग नजर आता है वो स्मोक के अंदर बीजिंग इस तरीके से नजर आता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। सो दिस इज इट, लेट मी एड अ पार्टिसिपेंट। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें तो अब हमारे पास आते हैं क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स का, कि हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि उसके कुछ टाइप्स हैं। तो वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स? कि हमारे पास जो एक तरीके से हम लोग एयर पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं कौन कौन से? सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर या एक तरीके से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारी पूरी पूरी जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, क्लीन ड्राई एयर, वो कंसिस्ट करती है प्राइमरीली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर। नाइट्रोजन आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है 78%, एंड ऑक्सीजन 21%। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि इट इज अप टू यू ऑन योर थिंकिंग कि हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, सो व्हाई इज देयर नाइट्रोजन in the atmosphere? Why there is 78% nitrogen in the atmosphere? And also जब नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, सो वी हैव फायर, लाइक एक जगह पे हमारे पास नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है तो हमारे पास फायर टेक प्लेस करती है, हमारे पास स्पार्किंग टेक प्लेस होती है। सो व्हाई in our whole atmosphere we have nitrogen and oxygen as well, but there is no sparking? So this question and the question that I asked right now is up to you for answer. सोचिए इस बारे में, and it is a really good answer that is। अगर हम बात करें तो बाकी जो रिमेनिंग 1% होगा वो मिक्सचर होता है हमारे पास डिफरेंट गैसेस का। मोस्टली आर्गोन होता है हमारे पास 0.9%, और फिर हमारे पास ट्रेसेस गैसेस होती है स्मॉल अमाउंट में। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है 0.004%। फिर हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस होती है मौजूद होती है 0.0001%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, हीलियम भी मौजूद होता है, और फिर बाकी गैसेस भी हमारे पास ट्रेस के अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें वाटर वेपर की, तो वाटर वेपर ऑल दो हमें नॉर्मली लगेगा कि ये एक नॉर्मल वैल्यू के अंदर मौजूद है, बट ये क्वाइट वेरिएबल अमाउंट्स के अंदर मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट रीजन के अंदर। कि इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0.01 से लेके 4% तक बाय वॉल्यूम। और बहुत ही ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर, बहुत ज्यादा ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर जो इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कुछ जगहों पे 5% तक इंक्रीज कर जाता है। लाइक एक तरीके से कुछ जगहों पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी मैं कहता हूँ ना एक तरीके से इट इज सरपासिंग आवर एक्सपेक्टेशंस, वहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वाटर का इट विल बी अराउंड मोर देन 5%। अब अगर हम बात करें बाकी आप कह लें क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स, अगर अगर हम बात करें क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स की, तो हमारे पास जो क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स है यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है यूएसईपीए,
उन्होंने हमें बता दिया है कि वी हैव गिवन यू 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स, एंड हम लोगों ने आपको 6 एयर पोल्यूटेंट्स बताए हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से क्राइटेरिया माने चलने चाहिए, एंड उसके थ्रू आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे एक तरीके से एयर पोल्यूटेंट्स मौजूद है। एंड बाय क्राइटेरिया उनकी ये मुराद थी कि वो कंसेंट्रेशंस पॉल्यूटेंट्स के एटमॉस्फेयर के अंदर जो यूजफुल हैं इंडिकेटर्स के तौर पे जानने के लिए, ताकि हम उनको स्टडी कर सकें और हम लोग प्रॉपरली एयर क्वालिटी को ओवरऑल देख सकें। हमने, अगर मैं आपको बताऊं तो, अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो वी विल बी सीइंग द कॉमन सोर्सेज। हम पोल्यूटेंट्स के नाम देखेंगे, कॉमन सोर्सेज देखेंगे, हम मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कंसेंट्रेशन देखेंगे, हम उनके एनवायरमेंटल रिस्क भी देखेंगे, हम उनके ह्यूमन रिस्क भी देखेंगे जो हेल्थ रिस्क थे। लेट मी जस्ट स्टार्ट द पार्टिसिपेंट। अगर हम क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स की तरफ देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी जो कॉमन सोर्सेज है वो हमारे पास ऑटोमोबाइल एमिशंस हैं, फायर है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। एंड इसकी जो एक एक्सेप्टेबल कंसेंट्रेशन है, परमिसिबल लिमिट है, वो है 35 ppm 1 आवर पीरियड, 9 ppm 8 आवर पीरियड। और ये कंट्रीब्यूट करता है स्मोक फॉर्मेशन के अंदर, एंड यू आर सीइंग द हेल्थ रिस्क राइट इन फ्रंट ऑफ यू। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जिनके ऊपर बात की गई है वो है NO और NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऑटोमोबाइल एमिशंस के थ्रू रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के थ्रू, जो कि हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जनरेट हो रही होती है वाया द consumption of fossil fuels and also via the renewable energy sources, but still these are being produced। renewable energy के थ्रू भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बट वेरी मिनिमम अमाउंट, वेरी मिनिमल अमाउंट। इसका जो हमारे पास आप कह लें मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कंसेंट्रेशन है वो है 0.0053 ppm, जो कि है 1 ईयर पीरियड के अंदर। और जो ppm की कंसेंट्रेशन होती है ये कहने को तो बहुत ही मामूली होती है, बट अगर ये उस कंसेंट्रेशन से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं, हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो सकती है, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इसकी इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। और ये कंट्रीब्यूट करता है स्मोक फॉर्मेशन के अंदर और आप डैमेज पहुंचाते हैं आपके फॉलियार सिस्टम को। अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड को तो वही बात है कि फॉसिल फ्यूल कंबशन के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, आपके ऑटोमोबाइल एमिशंस के थ्रू प्रोड्यूस होंगी, आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू प्रोड्यूस होंगी। इसकी जो आपके परमिसिबल लिमिट है वो है 0.03 ppm 1 ईयर के अंदर और 0.14 ppm 24 आवर पीरियड के अंदर। मेजर कॉज करता है हमारे पास हेज के लिए। हेज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है चाइना के अंदर, एंड इवन इन द सिटी वेयर आई एम स्टडीइंग राइट नाउ, यहाँ पे हेज देखी जाती है। एंड ऑल्दो द गवर्नमेंट हियर इज ट्राइंग टू कंट्रोल द हेज, कभी कभी कंट्रोल भी कर लेती है, कभी कभी उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, तो वी हैव टू लिव विद इट। और ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे पास एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए भी। सल्फर डाइऑक्साइड, यू हैव लिसन्ड अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हैं, एंड ये डिफरेंट सल्फेट्स भी बनाता है हमारे पास, और ये भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स देता है। और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वैसे देखें तो जो हमारे पास इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं एमिशन का कॉज है या सोर्स है वो है ड्यू टू द कोल एमिशन, ड्यू टू द कोल इंडस्ट्री। जहाँ जब हम कोल को आप कह लें कोल की माइन से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सो हम तब जाकर हमारे पास सल्फर की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एंड तभी जाकर आप ये देख सकते हैं कि जब जो कोल माइनर्स होते हैं जब वो कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 साल बाद 20 साल बाद उनको कोल से रिलेटेड एक डिजीज ऑकर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर को इनहेल कर रहे होते हैं अपने अंदर, उनके पास कोई एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं होता इनहेल करने के लिए क्लीन एयर को। तो इस वजह से उनके लंग्स के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लैक लंग डिजीज हो जाती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर विद द नेम, बट देयर इज अ लंग डिजीज ड्यू टू द इनहेलिंग ऑफ कोल एमिशंस। और उसके बाद अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जिसके कॉमन सोर्सेज हैं वो VOCs हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल एमिशंस, फिर गैसोलीन वेपर्स भी हैं और केमिकल सॉल्वेंट्स भी हैं और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज भी हैं। अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो इसके अंदर जो लिमिट है वो है 0.75 ppm 8 आवर पीरियड के अंदर। और ये इंटरफेयर करता है आपकी एबिलिटी के साथ, ये सर्टेन प्लांट्स की रेस्पिरेटरी आप कह रहे हो उसके जो एक्शन होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करेगा। ये प्लांट्स के अंदर येलोइंग को कॉज करेगा, ये उनकी एक तरीके से उनको मुरझाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो अगर हम इसकी ह्यूमन हेल्थ के अंदर बात करें तो ओजोन जो हमें लीड ऑन करेगा, इट विल लीड टू
or lung disease, and also it will lead to or inflammation of breathing disease, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो डिजीज होगी इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसका हम लोग नाम देते हैं एम्फीसीमा की। एंड आई एम श्योर दैट यू हैव हर्ड अबाउट द नेम ऑफ एम्फीसीमा। अगर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तो ओजोन गुजर चुकी है। एंड उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका पार्टिकुलेट मैटर की। पार्टिकुलेट मैटर के जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हैं हमारे पास फायर, स्मोक स्टैक्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, अनपेव्ड रोड्स, और आपके जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके रिएक्शंस को, वो रिएक्शंस जो कि गैसियस केमिकल्स के अंदर होते हैं पावर प्लांट्स के थ्रू या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के थ्रू। इसके पास जो इसकी 24 आवर लिमिट है वो आप कहने 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। और इसकी जो एक तरीके से आप कह लें 35 फॉर 2.5 माइक्रोमीटर पीपीएम, उसकी जो वैल्यू है वो है 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर्स के अंदर टोटल 2 टाइप्स आती हैं। वो एक पार्टिकुलेट मैटर होता है PM10, एक पार्टिकुलेट मैटर होता है PM2.5। वो पार्टिकुलेट मैटर जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक रेंज करेंगे, वो पार्टिकुलेट मैटर पार्ट बनते हैं PM10 का। एंड वो पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, वो पार्ट होते हैं हमारे पास PM2.5 का। एंड फिर एक और हमारे पास टाइप आती है जिसको हम लोग नाम देते हैं PM1.0 का। एंड ये इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेस नहीं हुई। तो जो PM1.0 है उसके अंदर वो पार्टिकुलेट मैटर आता है जो कि जिसका जो साइज होता है वो छोटा होता है 1.0 माइक्रोमीटर के अंदर। एंड 1.0 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। एंड 1000 नैनोमीटर, जब हम 1000 नैनोमीटर से नीचे के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर 1000 नैनोमीटर से लेके वी डिस्कस अराउंड 10 to 16 नैनोमीटर, तब हमारे पास आते हैं एरोसोल्स। तो PM1.0 के अंदर हम लोग बेसिकली एरोसोल्स के साथ डील कर रहे होते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। और अगर हम बात करें लेड के अंदर, तो लेड इनिशियली 1971 के अंदर जब हमारे पास क्लीन एयर एक्ट आया था यूएस का, तो तब वो और कहने क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स का पार्ट नहीं था। फिर लेकिन बाद में जाकर उन्होंने ये कहा था कि नहीं, लेड भी हमारे पास एक कॉज कर रहा है, किसके थ्रू, वेस्ट इंसिनरेशन के थ्रू, फॉसिल फ्यूल कंबशन के थ्रू। सो वी हैव टू इंक्लूड लेड एज वेल इन द क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स। तब जाकर फिर उन्होंने लेड को इंक्रीज किया था। फिर लेड के जो कॉजेस थे, एक तरीके से जो उसके इफेक्ट्स थे, वो थे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते थे वर्टिब्रेट्स के अंदर, और इंसानी सेहत के ऊपर यही था कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इफेक्ट्स आपके एडल्ट्स के ऊपर, और बच्चों के लिए फिर एक तरीके से डिसेबिलिटी, जो एक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है कि आपका जो बच्चा होता है वो एक तरीके से जब बहुत ही मुश्किल से सीख रहा होता है, वो जब वो डेवलपिंग फेज के अंदर होते हैं, जब वो ग्रोथ फेज के अंदर होते हैं, तो वी एज किड्स ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर, ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर, ट्राई टू ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स। बट व्हेन वी आर एक्सपोज टू लेट, वी कैन नॉट ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स मोर फ्रीक्वेंटली, हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वी यूजुअली फेस लर्निंग डिसेबिलिटी। अब अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमारे पास टोटल 3 सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के अंदर। हम लोग बात कर रहे होते हैं आपकी एक तरीके से आपका व्हीकल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं आपके आपके होम्स के ऊपर, और हम लोग बात कर रहे होते हैं आपके इंडस्ट्रीज के अंदर। और हर होम के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और व्हीकल के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स। और ये जो कॉमन सोर्सेज होते हैं एयर पोल्यूशन के अंदर, ये जो व्हीकल्स होते हैं, लोकल बिजनेसेस होते हैं, हीटिंग होता है, कूलिंग होता है, या गैस पावर्ड यार्ड्स होते हैं, या रिक्रिएशनल इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग कंसीडर करते हैं या क्लासीफाई करते हैं एज नेबरहुड सोर्सेज। क्यों? क्योंकि हम इन सोर्सेज से फ्रिक्वेंटली एक्सपोज होते हैं, और कुछ बाज औकात हम इन सोर्सेज से एक लगातार एक लंबे पीरियड के लिए एक्सपोज होते हैं। तो जब हम इन सोर्सेज से फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते हैं या एक लंबे पीरियड के लिए लगातार कभी कभार एक्सपोज होते हैं, तो तब जाकर ये नेबरहुड सोर्सेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर, हमारा एक मामूल हो जाता है इनके साथ एक्सपोज होने का। हमें जिंदगी के अंदर कभी ना कभी इनके साथ बिल लाइक दिन में कभी ना कभी बिल वास्ता या बिला वास्ता इनके साथ एक्सपोज होना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज द नेबरहुड सोर्सेज। और जब हम इनसे एक्सपोज होते हैं, तो जो टोटल एमिशन होती हैं वो ओवरऑल स्मॉलर होती हैं, बट उनके पास कैपेबिलिटी होती है टू ट्रांसफर ओवर अ लार्ज डिस्टेंस।
जिसकी वजह से उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर हो जाते हैं। और अब जब हमने इनको इस पोल्यूशन को रिड्यूस करना है फ्रॉम द नेबरहुड सोर्सेज, तो चैलेंज हमारे पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सोर्सेज होते हैं ये बहुत ज्यादा है, एंड इनको आइडेंटिफाई करना एक तरीके से क्लियरली कम हमारी बस की बात नहीं होती। कुछ हमारे पास लार्ज स्केल एफर्ट्स की जरूरत होती है, एंड उसके लिए फिर हमारे पास ईपीए या स्टेट्स जो होती है वो रिक्वायर करती है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो प्रोड्यूस करें लोअर एमिटिंग इक्विपमेंट। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल होम्स के अंदर, तो हमारे पास बात होती है बैकयार्ड फायर्स की, या एक तरीके से वुड बर्निंग स्टोव्स की, या गैस पावर्ड लॉन इक्विपमेंट की। अगर हम वुड स्मोक के बारे में बात करें तो लेटेस्ट सर्वे एक था हमारे पास 2025 का, उसने इस इंडिकेट किया था कि रेजिडेंशियल जो वुड बर्निंग होती है वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम। कि लोग दोबारा से प्रेफर करते हैं कि नहीं, जो लकड़ी के ऊपर खाना बन रहा है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द स्टोव के ऊपर जो खाना बन रहा होता है। तो ये जो मेजोरिटी ऑफ वुड बर्निंग है ये किसलिए हमारे पास है, ये आइदर तो है हमारे पास कुकिंग पर्पज के लिए, या आइदर जो है तो है हमारे पास होम हीटिंग के लिए। एंड फिर हमारे पास कुछ रिक्रिएशनल वुड फायर्स भी हैं जो कि मोस्ट कॉमन रीजन है लोगों के लिए कि वो जलाएं एक तरीके से लकड़ियों को। फिर एक तरीके से ये था कि मिनीसोटा हमारे पास एक सिटी है यूएस के अंदर। तो मिनीसोटा के अंदर हमारे पास 55% जो एमिशंस थी, डायरेक्ट फाइन पार्टिकल एमिशंस, वो आ रही थी फ्रॉम द रेजिडेंशियल वुड बर्निंग। उस सर्वे के अंदर ये बताया गया था, एंड ये कहा गया था कि बहुत सारी सोर्सेज हैं वुड एयर पोल्यूशन की जो डिक्लाइन हो रही है, लेकिन ये जो हमारे पास रेजिडेंशियल वुड बर्निंग है या एक तरीके से जो वुड स्मोक है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा से ज्यादा फैलती जा रही है। फिर अगर हम बात करें व्हीकल्स एंड हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट के अंदर, तो ये जो कैटेगरी है इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं बोट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आपका ट्रक्स, ट्रेन्स, कार्स, आपका स्नो मोबिल्स, आपका एयरप्लेन्स। तो ये सारे के सारे ऑल दो ज्यादा पोल्यूट नहीं करते क्योंकि हम लोग इनको कभी एक तरीके से लगातार इस्तेमाल नहीं करते, हम इनको मुतवातिर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक तरीके से हाफ से ज्यादा एयर पोल्यूशन इनकी वजह से होती है। और अगर हम बात करें तो जो हमारे पास डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, जब वो ट्रेवल कर रही होते हैं फ्रॉम एयरप्लेन्स, तो बहुत सारे लोग अपने अपने प्राइवेट जेट्स के अंदर, तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? बिकॉज वो कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जहाँ पे वो प्रेफर कर सकते थे एक पब्लिक एयरप्लेन को, तो व्हाई डिड दे चूज प्राइवेट एयर जेट्स? ऑल्दो दे आर कंपेयरिंग फॉर ग्रीन इन्वायरमेंट, ग्रीन कह लें सिस्टम, बट दे आर द वंस जो कि अपने प्राइवेट जेट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा एमिशन कर रहे हैं। सो फिर हमारे पास ये कैंपेन्स भी आ जाती हैं। और ये कहा गया था कि लोकल और रीजनल लेवल के ऊपर हमें चाहिए कि हम लोग लैंड यूज प्लानिंग के ऊपर सबसे ज्यादा बात करें, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करें, जहाँ पे पीपल चूज करें पैदल चलना, बाइक बाइसिकल्स के ऊपर चलना, या बाइसाइकिल्स के ऊपर एक तरीके से साइकिलिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना, या वो पब्लिक बसेस को चूज करें या ट्रेन को चूज करें रादर देन ड्राइविंग। और ये कहा गया था कि जो एमिशन हमारे पास डीजल इंजन के थ्रू आ रही है वो पार्टिकुलरली ज्यादा कंसर्न की बात है हमारे लिए एज कम्पेयर टू द अदर एमिशंस। अगर हम बात करें फैसिलिटीज के अंदर, जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज है, तो ये कहा गया था कि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि स्मोक स्टैक्स के साथ साथ कंप्लाई कर रही है एयर पोल्यूशन परमिट्स के साथ। अब वो कंप्लाई किस तरीके से कर रही होती है कि उनको हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एयर पोल्यूशन परमिट दे देती है कि आप इतने लेवल तक आपकी जो एमिशन है वो आपको इजाजत दी जाती है। इससे ज्यादा अगर आपने एमिट किया, आपने एक खास पोल्यूटेंट को एमिट किया, तो यू विल बी गेटिंग फाइंड और आइदर योर फैक्ट्री विल बी सील्ड। और जो क्लीन एयर एक्ट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूएस का, तो उसके अंदर ये देखा गया था कि जो परमिटेड फैसिलिटीज हैं वो पूरी स्टेट के अंदर, यूएसए के अंदर 21% एमिशन को कर रही हैं। लेकिन चूंकि उनको एक एयर पोल्यूशन परमिट दिया गया है, तो कभी कभार वो तजावुज कर जाती थी तो उनको फाइन दे दिया जाता था। फिर ये भी कहा गया था कि हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी एमिशंस के अंदर जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के थ्रू आ रहा है। और फिर जब उन्होंने अपने रेगुलेशंस को ज्यादा से ज्यादा सख्त किया था, तो ये कहा गया था 75 to 80% रिडक्शन देखी गई थी एमिशंस के अंदर। वो एमिशंस जो आप कह लें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो कि कैरेक्टराइज कर रही हैं हेज फॉर्मेशन को। और फिर अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अराउंड 2015, जब प्रॉपर्टी कंप्लायंस
देखना स्टार्ट हुई थी, कंप्लायंस के ऊपर उनको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था, तो ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन हमें देखने को मिला था, एंड तब जाकर पेरिस एग्रीमेंट बना था, इफ यू रिमेंबर पेरिस एग्रीमेंट। सो इफ यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सॉरी गाइस, आई हैड टू ब्रिंग वाटर। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोर्सेज की, तो हमारे पास सबसे पहले जो सोर्सेज आते हैं वो हमारे पास आते हैं, फोर मेन टाइप्स है हमारे पास एयर पोल्यूशन की सोर्सेज की, जिसके अंदर हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं एज मोबाइल सोर्सेज, एज स्टेशनरी सोर्सेज, एज एरिया सोर्सेज और एज नेचुरल सोर्सेज। अगर हम बात करें मोबाइल सोर्सेज की, तो मोबाइल सोर्सेज हमारे पास होते हैं आपके वो व्हीकल्स जो कि प्रॉपर्ली मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्स, आपकी बसेस, आपके प्लेन्स, आपके ट्रक्स, आपकी ट्रेन्स। अगर हम बात करें स्टेशनरी सोर्सेज की, तो ये हमारे पास बड़ी बड़ी आप कह लें बिल्डिंग्स होती हैं, या एक तरीके से बड़ी बड़ी फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक जगह के ऊपर ही प्रॉपर्ली रहती हैं। एंड इसके अंदर हमारे पास आती हैं आपके एक तरीके से पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, आपकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, आपकी फैक्ट्रीज। एक तरीके से आप ये कहते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो आपका स्टेशनरी सोर्सेज का पार्ट होता है। फिर आता है आपका एरिया सोर्सेज। एरिया सोर्सेज के अंदर आपके पास वो सोर्सेज आते हैं जो कि पब्लिकली आप यूज कर सकते हो, या एक तरीके से आपकी पब्लिक को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर फूड, या इन टर्म्स ऑफ योर एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर आते हैं आपके आपके एग्रीकल्चरल एरियाज, आपके सिटीज, आपकी वुड बर्निंग फायर प्लेसेस। फिर अगर हम लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करें तो नेचुरल सोर्सेज आते हैं, जिसके अंदर आपके पास वाइल्ड फायर्स आती हैं, आपके वोल्केनोज आते हैं, आपकी विंड ब्लोन डस्ट आती है। हाल ही के अंदर लास्ट दिसंबर के अंदर हमारे पास देखा गया था कि इथियोपिया के अंदर 1200 साल पुराना वोल्केनो इरप्ट हुआ था। एंड दैट वोल्केनो, जब उसका इरप्शन हुई थी तो हमारे पास बहुत सारा ऐश जो है वो वहां से इरप्ट हुआ था, एंड वो एमिट होना स्टार्ट हुआ था। तो वो इथियोपिया से हमारे पास पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान से, बल्कि इथियोपिया से वो पहले इंडिया आया था, यस, इथियोपिया से वो पहले इंडिया आया था, देन इंडिया से पाकिस्तान का सफर करते दैट एमिशंस really also came for China as well, India से from पाकिस्तान एंड चाइना। तो ये बताते हैं हमें कि ये जो हमारे पास वोल्केनिक एमिशन होती हैं, जो हमारे पास वाइल्ड फायर्स होती हैं, जो हमारे पास विंड ब्लोन डस्ट होती है, दे हैव द एबिलिटी टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड ऑल्सो एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस टू कवर। लाइक इथियोपिया से पाकिस्तान आना एमिशंस का एक आम बात नहीं है। एंड ये कहा गया था कि जब हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन हुई है इथियोपिया के अंदर, तो 3 दिन तक वो हमारे पास सल्फर के क्लाउड्स जो थे वो इथियोपिया के अंदर बने हुए थे, उनके उस सिटी के अंदर। आई फॉरगॉट द सिटी, आई रोट समथिंग ऑन लिंक्डइन एज वेल रिगार्डिंग दैट। फिर ये कहा गया था कि मोबाइल सोर्सेज जो होती हैं वो अकाउंट करती हैं हाफ ऑफ मोर एयर पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज। फिर उस मोबाइल सोर्स, प्राइमरी सोर्स के अंदर भी हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो आती है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फिर ये कहा गया था कि जो आपकी स्टेशनरी सोर्सेज होती हैं, पावर प्लांट्स होती हैं, वो लार्ज अमाउंट के अंदर पॉल्यूशन को आपके लिए एमिट करती हैं, वो भी एक सिंगल लोकेशन से। एंड इसी वजह से आपकी स्टेशनरी सोर्सेज को पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन भी कहा गया है। एंड एयर एरिया जो सोर्सेज होती हैं वो ऑल दो स्मॉलर पोल्यूशन सोर्सेज की तरह होती हैं, बट उनको हम बिग डील के तौर पे कंसिडर नहीं करते। हम उनको एज ए क्लस्टर के तौर पे कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास, अगर एक लाइफ स्टॉक की फील्ड है, अगर एक आप कहने खेत है, तो ओवरऑल वो बहुत ही कम पेशेंट को रिलीज करेगा। लेकिन अगर वो एक जगह पर ही है, लाइक एक क्लस्टर की फॉर्म में, कि यहाँ पे दो फील्ड्स है लाइफ स्टॉक की, दो 3 से 4 खेत है हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स के, तो तब जाकर उसका जो इम्पैक्ट होगा एमिशन का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिफरेंट जगह पर डिस्पर्स्ड केसेस का। और अगर हम बात करें नेचुरल सोर्सेज की, तो वो कभी कभार सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन पोल्यूशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, तो वो क्रिएट ज्यादा नहीं करती मेजर प्रॉब्लम्स को इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो
हमारे पास आता है पोल्यूशन ऑन द मूव, कि हाउ द पोल्यूटेंट्स आर यूजली मूविंग इन द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू मेजर इन्वायरमेंटल थिंग्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पास पोल्यूशन हो रही है वो हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड आल्सो फ्रॉम द ह्यूमन जनरेटेड सोर्सेज एज वेल। एंड ऑफनली हम लोग ये देखते हैं कि जो पोल्यूशन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ये क्रिएट हो रही है वन प्लेस के अंदर एट टाइम्स, या एक से ज्यादा जगहों के ऊपर भी हम लोग पोल्यूशन कर रहे होते हैं एट टाइम्स। और ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है पोल्यूशन थ्रू द एयर। और कभी कभार बाज औकात ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ये चेंज कर रहे होते हैं आपके पोल्यूटेंट्स की मॉर्फोलॉजी को, आपके पोल्यूटेंट्स की केमिकल नेचर को, बिफोर देयर डेपोजिशन आइदर टू द वाटर आइदर टू द सॉइल। और जब ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो एयर के अंदर होते हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं हेज को, एंड जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम दिक्कत पेश आती है, मुश्किल पेश आती है देखने के अंदर आपकी पूरी पूरी सराउंडिंग को। एंड ऑल्सो फिर आप जो पोल्यूटेंट डिपोजिशन होती है वो आपके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को भी लेकर आती है। फॉर एग्जांपल उस जगह के ऊपर जहाँ पे पोल्यूटेंट डिपॉजिट कर रहे होंगे, यहाँ तो उस जगह का पानी खराब हो जाएगा जो कि लीड करेगा यूट्रोफिकेशन को, या उस जगह की सॉइल जो होगी वो अपनी जरखेजी को खो बैठेगी, एंड आपकी सॉइल न्यूट्रिएंट रिच होने की बजाय वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी। एंड ऑल्सो फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जो कि एक्सपीरियंस करेंगे इन इफेक्ट्स को एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस के, कुछ जगहों के ऊपर ये इफेक्ट्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। और ऑल्सो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे के पूरे पोल्यूशन ऑन द मूव के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट मैटर करती है अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, वो मैटर करती है एट द टाइम ऑफ आवर ईयर, कि इस ईयर हमारे पास हवाएं ज्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि पोल्यूशन जो है वो उस जगह पे ज्यादा होगी, उस सिटी के अंदर या उस एरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि एक जगह से हमारे पास वो पोल्यूशन की एमिशन लाइक हवा के अंदर हुई, हवा के जो हमारे पास करंट्स थे वो तेजी से आए, उस पोल्यूशन को साथ लेकर गए, एंड तब जाकर वो दूसरी जगह पे जहाँ पे हमारे पास प्रेशर यूजली कम होता है वहाँ पे जाके डिपॉजिट करवाते हैं, एंड तब जाकर उस सॉइल को खराब कर सकते हैं दूसरे एरिया की, या सॉइल को खराब करने के साथ वो वाटर को खराब कर सकते हैं दूसरे एरिया के। तो ये चीजें हमारे पास एक पोल्यूशन ऑन द मूव का। एंड फिर हम उन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के ऊपर जो हमारे पास हो रहे होते हैं हम उनके थ्रू भी हमें नुकसान हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारे पार्क्स के अंदर हमें नुकसान हो सकते हैं, हमारे जो आप कह लें रिवर्स होते हैं, हमारे पास जो आपकी लेक्स होती हैं, हमें उनके अंदर भी ये डिपोजिशन देखने को मिलती है। एंड ये चीज फिर एक तरीके से थाउजेंड्स ऑफ माइल ट्रेवल कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड फिर इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो हेज की फॉर्म में आते हैं या नेगेटिव बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की फॉर्म में आते हैं। और एक तरीके से फिर ये आपकी नेचर को डिस्ट्रॉय करती है, आपकी विजिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करती है, एंड apart from your nature, apart from your visibility, it also impacts your human health as a whole। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हेल्थ इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं, कि वी हैव सम हेल्थ इम्पैक्ट्स एज वेल। अगर हम हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ इम्पैक्ट्स। रेस्पिरेटरी हेल्थ इम्पैक्ट्स के अंदर हमारे पास आते हैं, फिर हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर आते हैं, फिर आपके पास न्यूरोलॉजिकल आते हैं, फिर कुछ सिस्टम्स के अंदर भी आते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी के अंदर बात करें तो जो मोस्टली सबसे पहले आपको होगा वो होगा आपको कफिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको कफिंग होगी, आपको वेजिंग होगी, मतलब कि छींकें आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। फिर उसके बाद आपकी जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर उसकी जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर ब्लॉकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लॉकिंग की वजह से आपको एस्थमा अटैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन एस्थमा अटैक्स के साथ साथ आइदर एस्थमा अटैक होंगे, आइदर आपके पास निमोनिया देखा जाएगा, एंड देन फिर आपके पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होगी, सीओपीडी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट देन यू विल बी सफर्ड विद लंग कैंसर, या अल्टीमेटली आपके पास आपके लंग फेलियर हो जाएंगे। एंड अगर लंग कैंसर को आप ट्रीट नहीं कर सकते या अगर लंग फेलियर हो जाते हैं तो फिर लंग फेलियर का जो इलाज होता है वो ये होता है कि लंग ट्रांसप्लांट हमें करवाने होते हैं। फिर अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के अंदर यू विल बी हैविंग सबसे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू विल बी हैविंग हाई ब्लड प्रेशर के साथ यू विल बी हैविंग फ्रीक्वेंट हेडेक्स, उसके बाद यू विल बी हैविंग स्ट्रोक्स, देन आपके पास स्ट्रोक्स के साथ आपके पास इंक्रीज देखा जाएगा हार्ट अटैक्स का, और फिर जो लास्ट है दैट इज आर्थरोस्क्लेरोसिस। अगर हम न्यूरोलॉजिकल बात करें तो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के अंदर हमारे पास डिमेंशिया होता है जिसके अंदर अल्जाइमर्स या पार्किंसन डिजीज होती है,
उसके अलावा हमारे पास इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन होता है। अगर हम अदर सिस्टम्स के अंदर भी देखें तो हमारे पास लीवर डैमेज हो सकता है, आइदर योर लीवर विल गेट इन्फ्लेम्ड, आपका जो लीवर है वो सूज जाएगा, एंड उसका फिर नतीजा ये होता है कि जो योर स्टमक होता है आपका वो फूलने लग जाता है, and your stomach gets big because it does not have that much capability to function properly, and ultimately that is very painful, and then फिर हमारे पास वो फिर डेथ तक जाता है उसका प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आपकी स्प्लीन डैमेज हो सकती है, आपके ब्लड के अंदर ये जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिसॉल्व होंगे, एंड देन इट कैन डैमेज योर blood streamlines, it can damage your arteries, your veins, and also हमें पता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिसॉल्व होता है तो इट डैमेजेस और हीमोग्लोबिन, एंड देन हमें हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आती है, एंड आपका इम्यून सिस्टम भी डिस्ट्रॉय होता है। एंड ऑल्सो एयर पोल्यूशन के अंदर ये देखा जाना लग गया है कि आपके रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं उस जगह के अंदर, कि आइदर लाइक बर्थ डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, या इधर द कपल बिकम्स स्टेराइल। उसके बाद अगर हम बात करें वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर तो हमारे पास ये देखने को मिला है कि जो आपके चिल्ड्रन होते हैं, दे आर द डेवलपिंग सिस्टम, दे आर द फ्यूचर जनरेशंस, सो दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन यू सी योर एल्डरली, आपके जो बूढ़े लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलप अब वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जो उनकी यूथ के अंदर था। एंड अगर हम चिल्ड्रन के अंदर बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिवेलप भी हो रहा होता है, वो डेवलपिंग स्टेज के ऊपर होता है। एंड अगर वो डेवलपिंग स्टेज के ऊपर आप उनको एयर पोल्यूशन के अंदर एक तरीके से एयर पोल्यूशन का सामना उनके डेवलपिंग वाले इम्यून सिस्टम से करवाओगे तो एयर पोल्यूशन विल बी हैविंग मच मोर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट्स ऑन देयर इम्यून सिस्टम, एंड आपका बच्चा फिर वो कूप अप नहीं कर पाता, एंड बहुत मुश्किल से एक तरीके से योर चाइल्ड गेट्स रिकवर। एंड फिर हमारे पास फिर डिफरेंट एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी होते हैं जो कि डिस्प्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट होती हैं। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम योर एल्डरली, मैं ये कहूँगा कि प्रेग्नेंट वेमेन भी इसके अंदर पार्ट होती हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कैरिंग द बेबीज, एंड इसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से द फूड दैट द मदर ईट्स, दैट मदर उसके थ्रू वो एक तरीके से बेबी के अंदर जा रहा होता है, बेबी के साथ साथ एक तरीके से वो जो ब्लड स्ट्रीम एक तरीके से आपकी पूरी बॉडी के अंदर है अलॉन्ग विद द बेबी, सो वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। सो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ तो हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये अभी हम लोगों ने बात कर ली। एयर पोल्यूशन ऑन एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के ऊपर तो इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले तो जो बात है वो ये है कि जब हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सेवेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारी जगहों पर आपकी जो मिट्टी है वो अपनी जरखेजी खो बैठेगी। कुछ जगहों के ऊपर आपकी जो मिट्टी है उसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि उसकी जो पीएच है वो एंटर हो जाएगी। कुछ जगहों के ऊपर जो आपका पानी है वो एक तरीके से अपने पीएच को एसिडिक कर देगा या बेसिक कर देगा, एंड दैट वाटर विल नॉट बी ड्रिंकेबल क्लीन, और वो फिर लीड करेगा टुवर्ड्स द यूट्रोफिकेशन जिसके अंदर आपके पास न्यूट्रिएंट्स रिच होता है उसके अंदर, एंड उसके अंदर फिर हमारे पास एल्गल ब्लूम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये रिजल्ट करता है आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम के इम्बैलेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम के अंदर पहले एयर पोल्यूशन थी नहीं, जैसे ही उस एयर पोल्यूशन ने उस सिस्टम के अंदर अपने आप को घर कर लिया तो अब वो इकोसिस्टम एक तरीके से अपने आप को अडेप्ट करने के बजाय उसका शिकार हो चुका है। अब जब शिकार हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर अंदाज होगा, वो उसके असर आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर देखे जाएंगे। आपकी जो बहुत सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज होंगी वो जो प्लांट स्पीशीज होंगी वो तो मुरझाना स्टार्ट हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली दे विल डाई ऑफ, बट योर एनिमल स्पीशीज either they will choose to relocate and they will choose to rehabilitate from what their homes land to another land, or either they will ultimately die off. Also die off किस तरीके से होगी? die off किस तरीके से होगी कि यहाँ तो वो उसी दरख्त का फल खाएंगे जो कि एयर पोल्यूशन के थ्रू एक तरीके से अफेक्ट हो रहा है, या वो एक तरीके से उस जगह का पानी पिएंगे, और अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती है क्लाइमेट चेंज को।
और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास शॉर्ट टर्म एयर पोल्यूशन के थ्रू भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक एक्सपोजर के थ्रू भी हो सकता है। अब अगर हम वैसे बात करें आपके कि किस तरीके से आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम डैमेज, इन टर्म्स ऑफ एसिड रेन, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इकोसिस्टम डैमेज के अंदर कंटेमिनेशन हो रही है आपकी सॉइल की, वाटर की, और ऑल्सो आपके प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म पहुंचाया जा रहा है। एसिड रेन के अंदर ये देखा जा रहा होता है कि आपके जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मिक्स कर रहे होते हैं वाटर के साथ, जिसकी वजह से आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और वो नाइट्रिक एसिड बनते हैं। एंड जब वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रेन की फॉर्म में आपकी बिल्डिंग्स के ऊपर आएगा, आपके फॉरेस्ट के ऊपर आएगा, आपके एक्वेटिक लाइफ के ऊपर आएगा, तो जैसे ही वो आपके एक्वेटिक लाइफ के ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर गिरेगा, आपकी पूरी की पूरी सॉइल जो होगी उस एरिया की या फॉरेस्ट की, वो उसकी जो पीएच होती है वो चेंज हो जाती है। वो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ के अंदर ये देखा जाता है कि व्हेन दैट एसिड रेन रियली फॉल्स ऑन द वाटर, वो वाटर की पीएच को चेंज करते हैं। जैसी पीएच चेंज होती है तो अल्टीमेटली आपके पास जो ऑक्सीजन कैपेबिलिटी होती है और ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है वाटर के अंदर, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, एंड अल्टीमेटली योर फिशेस आल्सो डाई। और अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की ट्रैपमेंट देखी जाती है जो कि इंक्रीज करती है हीट को, एंड हीट की वजह से हमारे पास ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज होगा। So this is it from my side। और अब मैं आपके साथ सवालात का सिलसिला स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मेरे दो सवाल हैं आपसे, एंड आई वुड लव टू डिस्कस माय दोज not two three questions from you, and I would love to know my your answers for those three questions. So my three questions are there any economical and societal impacts of air pollution as well? Is there any cost of air pollution in world regions? And which international agencies shall work on this? सबसे पहले कि क्या हमारे पास एयर पोल्यूशन के माशरती और मुआशी असरात हैं, अगर हैं तो कौन कौन से हैं। दूसरी बात कि हमारे पास एयर पोल्यूशन की कोई कॉस्ट भी है जो कि हम लोगों को देनी पड़ती है वर्ल्ड रीजन के अंदर। और तीसरी बात कि कौन कौन सी इंटरनेशनल इदारों को इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ चाहिए, लाइक either through policy making, either through projects, either through negotiations। तो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। I look forward to your answers. Now the floor is over to you. Don't worry, we will discuss. I will also give my views as well, but I would love to know about your views as well. Just think for 1 minute or 2 minutes, and then if you feel free, if you do not feel hesitant, just open your mic and give your answer. If you are feeling hesitant, you can type in the chat box as well. Yes, Miss Isha, you have raised your hand. The floor is over to you. एक जो मुझे एक आंसर जो मैंने सोचा है एयर पोल्यूशन के इकोनॉमिकल इफेक्ट्स में, उसमें क्योंकि एयर पोल्यूशन से एसिड रेन भी होती है और उससे सॉइल की क्वालिटी खराब होती है, तो पाकिस्तान में बहुत सारा हमारा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो सॉइल की डिग्रेडेशन से हमें उससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो वो हमारी इकोनॉमी पे असर करती है। Thank you so much, Miss Isha. And आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। And also Miss Javeria, if I'm not wrong with your name pronunciation, आपने लिखा है yes, tourism is affected, speeding up the global warming and is affecting the livelihood of many people. Yes, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस जवेरिया। और आपका टूरिज्म का सेक्शन जो है वो जो सेक्टर है आपका, वो भी इससे इम्पैक्ट होता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर आंसर्स। गाइस प्लीज कंट्रीब्यूट। अभी भी आप एक चीज को बोल रहे हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, बेशक गलत दें बेशक सही दें, बट दें जरूर, ताकि एक तरीके से भी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। आई वाज नॉट हैविंग द क्वेश्चन द थॉट ऑफ टूरिज्म इन माइंड। मिस जवेरिया ने अच्छा याद दिलाया।
आई थिंक मैंने जो एक चीज नोटिस की है इकोनॉमिकल सोसाइटल इम्पैक्ट्स में, अगर लाइक एयर पोल्यूशन या जैसे अभी स्मोक इतनी ज्यादा हो रही है, तो वैसे ही हमारे हॉस्पिटल्स और जो मेडिकेशन है उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, और उसके साथ साथ हमारे जो जाहिर है पब्लिक की हेल्थ कंडीशंस जो होती हैं, वैसे ही जब स्मोक आएगी तो ज्यादा जो है वो हेल्थ कंडीशंस हेल्थ इश्यूज जो है वो कॉज होंगे, और उतने ही ज्यादा जो है हमें उसके लिए प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्ट्स जो भी हमें उनको मैनेज करने के लिए चाहिए होंगे, तो वो भी उसकी इंक्रीज करेगी उसकी नीड। तो इस हिसाब से इकोनॉमिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट्स दोनों जो है एयर पोल्यूशन की वजह से इंक्रीज होंगे। थैंक यू सो मच मिस रीच एंड थैंक यू सो मच मिस ईमान। आपने लिखा है मिस ईमान, द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। एंड मिस रीच, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि किस तरीके से हमारे पास आपका जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो आपकी मेडिसिन के ऊपर आप उनकी कॉस्ट और आपकी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ नहीं होती है। एंड जब हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वायरसेस अटैक करते हैं ड्यू टू दिस एयर पोल्यूशन, तो हमारे पास रिसर्च साइड के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है। So apart from this, I guess now I would look forward to your answers for the second and third question as well. आप सभी से अगर मैं वैसे बताऊं तो सोसाइटल इम्पैक्ट्स के अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी कि हमारे पास हमारा बिहेवियर चेंज होगा। किस तरीके से? क्यों? क्योंकि हमारा जो बिहेवियर होगा, जब हमारे पास एक एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि हमें वो ट्रिगर करेगा टुवर्ड्स फोर्सफुल माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि हम उस जगह पे साल साल नहीं रह सकते। तो वी हैव टू माइग्रेट। किसके लिए? फॉर आवर फैमिली सेफ्टी, फॉर आवर चिल्ड्रन सेफ्टी। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग यूजली हमारा बिहेवियर इस तरीके से चेंज होता है कि हम लोग चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ड्यू टू दिस we usually do not feel that much lively to talk to other people. And also फिर कुछ तरीके से अनएथिकल या क्रिमिनल एक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास इनइक्वालिटी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल एक तरीके से आपकी जो पुअर कम्युनिटीज होती हैं, जो आपकी गुरबा होती हैं, जो आपकी वुमेन आपकी होती हैं, जो आपके बच्चे होते हैं, जो आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, वो हायर एक्सपोजर रेट का शिकार होती हैं, उनके ऊपर ग्रेटर हेल्थ बर्डन आ जाता है। अगर हम ऐसे बात करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर तो सबसे पहले आपकी जीडीपी लॉस होता है। आपका जीडीपी जिसके अंदर आपकी पाकिस्तान के अंदर आपकी एग्रीकल्चर जीडीपी के ऊपर बहुत ज्यादा फेस की जा रही होती है, तो आपकी जीडीपी शिकार होगी। जीडीपी के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के अंदर। एंड ऑल्सो आपकी डिफरेंट सेक्टर्स इंपैक्ट होगी। जिस जिस तरीके से मिस जवेरिया ने बताया था टूरिज्म का सेक्टर मेरे वहम गुमान में नहीं था। आई वाज फॉरगेटिंग दैट पॉइंट। सो दिस थिंग इज ग्रेट। सो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा फॉर द आंसर्स। एक्सक्यूज मी धन्याल, यस आई ऑल्सो मिस। वांटेड टू ऐड के actually I'm doing research in Cleft Center, one of the in Gujarat, present in Gujarat. So जो है congenital diseases जो जैसे आपने बात की थी कि प्लेसेंटा इफेक्ट होता है, एंड डिफरेंट जो है वो बेबीज पे भी डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो कॉज होते हैं। सो वन ऑफ द जो कि एक इफेक्ट है और कॉमनली जो पुअर्स में ज्यादा है इस लिहाज से, बिकॉज उनका एक्सपोजर जो है वो स्मोकिंग या इस तरह की चीजों से ज्यादा होता है। सो नॉट ओनली अदर pollutants, even smoking, that is and passive smoking can also causes effects like cleft and audibility defects in babies। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस इन चीजों के भी इसके साथ साथ की जाए कि स्मोकिंग सिर्फ और फिर दूसरे पोल्यूटेंट्स तो जाहिर सी बात है कोल है या डंग जो है वो सारी चीजें जेनेटिक कंजेनाइटल इफेक्ट्स की तरफ भी जा रही हैं, पैलेट को इफेक्ट कर रही हैं बेबीज की। थैंक यू सो मच मैम। एंड यस यू आर बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि किस तरीके से हमारे पास स्मोकिंग देखी जा रही है। मैं वो स्टडी देख रहा था तो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि अभी हमारे पास सिगरेट्स की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बट स्टिल रादर देन सेइंग नो टू द सिगरेट्स, द पीपल आर स्टिल बाइंग द सिगरेट्स, क्योंकि उनके पास वो एक तरीके से ये वो नहीं रह सकते उसके बगैर। एंड सिगरेट्स जो ज्यादा से ज्यादा पी जा रही हैं वही है कि आइदर द मिडिल पीपल आर एक तरीके से स्मोकिंग मोर rather than the middle income people. We are seeing the poor economic
people smoking more. और अगर इसके अलावा देखा जाए तो मैम फिर सिगरेट स्मोक का एक तरीके से पैसिव स्मोकिंग के अंदर फिर जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से नुकसान होगा वो फिर रादर देन ऑन एट मैन उसकी फैमिली को होगा। एंड उस फैमिली के अंदर भी उसकी सबसे पहले उसकी जो फैमिली की वुमेन होंगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रही होंगी उस जगह से। एंड उस पर्सन को बेशक लाख मना करने, बट दैट पर्सन विल नॉट बी स्टॉपिंग, क्योंकि एक तरीके से दैट पर्सन इज स्मोकिंग फॉर आई गेस 10 or 20 more years, and it is really difficult for that person to stop smoking. Okay, so एंड यस अगर वैसे देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इन टर्म्स पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास इदारे हैं वो है NIH है आपका एक तरीके से, जो इस्लामाबाद के अंदर है, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। फिर एक तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अपनी सर्वे बेस्ड स्टडी को कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर हॉस्पिटल से डेटा लेकर इसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हैं। एंड इस्लामाबाद के अंदर अगर आप हैं तो इस्लामाबाद के अंदर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट स्टिल यू विल बी एबल टू फाइंड द डेटा। if you are NUST student, if I'm not wrong, तो आपको NUST के अगर आप स्टूडेंट हैं तो you will be finding the data really easy as compared to the other university student, क्योंकि उनका एक मर्जर है, उनका एक तरीके से MOU बना हुआ है शिफा हॉस्पिटल के साथ, if I'm not wrong। क्योंकि back in the days of my bachelor's तो I wanted to do research linking climate change with health, but मुझे वो डेटा मिला नहीं था because QAU का एक तरीके से MOU नहीं था hospitals के साथ, so it was really difficult for me to find the data. So there is one answer from MISO, if I'm not wrong, and it is in international agencies we have WHO, UNEP, United Nations Environmental Protection, and UNFCCC. Thank you so much, MISO, for your answer. Miss Iman लिखनी है कि as far as agencies are concerned, the intervention of local government is really crucial to protect local environment of each Asian country. Yes, Miss Iman, लेकिन एक तरीके से जो इंटरवेंशन आती है लोकल गवर्नमेंट की वो आती है फ्रॉम द हायर अप्स, मतलब कि आपकी नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू। नेशनल गवर्नमेंट यूजुअली ये कह रही होती है कि हमें इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से मदद दी जाए इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। जब हमें इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से टॉप टियर के साइंटिस्ट मिलेंगे, तो टॉप टियर के साइंटिस्ट जब हमें एक रियल टाइम डाटा देंगे, वो रियल टाइम डाटा के थ्रू हम लोग हमारे नेशनल लेवल की पॉलिसीज बनाएंगे। वो पॉलिसीज हम लोग स्टेट लेवल के थ्रू ठीक है तो उसको डिस्पर्स करवाएंगे, एंड डिस्पर्स करवाने के थ्रू फिर हमारी वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबल होगी कि अब वो पॉलिसी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है, उस जगह के आपके लिए डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब वो पॉलिसी अपने इलाके के अंदर, अपने तहसील के अंदर या अपने जिले के अंदर उसको राइज करवाए। तो ये चीज़ है। Still there is one question left. Is there any cost of air pollution in world regions? Okay, you can just say yes or no. क्या हमें कोई कॉस्ट देनी पड़ती है एयर पोल्यूशन की पूरे वर्ल्ड सिस्टम के अंदर, पार्टिकुलरली लाइक एशिया के अंदर कोई कॉस्ट है एयर पोल्यूशन की, यूरोप के अंदर कोई कॉस्ट है एयर पोल्यूशन की, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। मिस जवेरिया कह रही है यस। You can say yes, no, maybe, but I would love to know from all of you, and then we will be discussing on second question. Thank you so much, Mr. Vidya, for writing yes. The cost is diseases, viruses, and deaths. Thank you so much, Ms. Lu, for writing your answer as well. तो अगर हम बात करें कॉस्ट की तो यस वी हैव टू पे सम कॉस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एंड एक तरीके से मेरे लिए थोड़ा सा ताज्जुब की बात थी जब आई वाज डूइंग सर्च ऑन दिस थिंग, एंड मुझे ये पता चला था कि यस वी आर पेइंग सम कॉस्ट। जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आती है जो एयर पोल्यूशन की हम लोगों को पे करनी पड़ती है, वो पे करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ आवर डेथ रेट और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डैमेज। तो ये दो कॉस्ट हमें देखने को मिलती है। अगर हम डेथ रेट के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट हमें देखने को मिलती है पूरे के पूरे लेट्स सपोज एशिया के टर्म के अंदर, तो जो एस्टिमेटेड डेथ्स में देखने को मिलती है एयर पोल्यूशन के थ्रू वो देखने को मिलती है सबसे ज्यादा टोक्यो के अंदर, फिर शंघाई के बाद हमारे पास आता है दिल्ली, फिर बीजिंग, फिर आपका मुंबई, फिर गुआंगजू। मोस्टली ये हमारे पास सिटीज है ऑफ साउथ कोरिया, चाइना, जापान एंड इंडिया। ऑल्सो फिर अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दीज इकोनॉमिक डैमेज के अंदर देखें तो इकोनॉमिक डैमेज के अंदर भी हमें नुकसान देखने को मिलते हैं।
नुकसान जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इन बिलियन ऑफ डॉलर्स। अगर हम ऐसे बात करें तो टोक्यो के अंदर जो हमें सालाना नुकसान देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अराउंड 3.2 बिलियन डॉलर्स। अगर हम बात करें शंघाई की तो शंघाई के अंदर जो हमें नुकसान देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अराउंड 13 बिलियन डॉलर्स का। अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर जो हमारे पास इकोनॉमिक डैमेज देखने को मिलती है एयर पोल्यूशन के थ्रू, तो वो देखने को मिलती है हमें अराउंड 4.6 बिलियन डॉलर्स की। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दीज आर सम ऑफ द कॉस्ट जो कि हमें बेयर करने को मिलती है, जिसको हमें एक तरीके से उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वी आर यूजुअली पॉल्यूटिंग और इन्वायरमेंट, एंड वही कॉस्ट है जिसको हमें उठाना पड़ेगा एंड हमें नुकसान होता है। एंड इकोनॉमिक डैमेज के अंदर हमारे पास फिर वही चीजें आ जाती हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे पास प्रोडक्टिविटी लॉसेज आता है। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे हेल्थ के सिस्टम्स के ऊपर हमें देखने को मिलती है। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है। फिर हमारे पास इंटरसेक्शनैलिटी जो हमारे पास होती है, जो इंटरसेक्शन सेक्शन हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है हमारे सिस्टम्स की एयर पोल्यूशन के थ्रू। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि कौन कौन सी इंटरनेशनल एजेंसीज को काम करना चाहिए, तो उसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी WHO, क्योंकि हमारा हेल्थ इदारा है, हेल्थ के अंदर हमें बात करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम WHO सबसे उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP। उसके बाद जो कि आना चाहिए, जो कि मेरे नजदीक आना चाहिए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस वाटर, कि हाउ एयर पोल्यूशन इज लिंकिंग और प्लेइंग इट्स रोल इन टर्म्स ऑफ वाटर, किस तरीके से वो हमारे पानी को खराब कर रहे हैं। तो उसके अलावा फिर हमारे पास IPCC आ जाता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर हमारे पास UNFCCC आ जाता है, जिस तरीके से पहले बता दिया गया था कमेंट सेक्शन के अंदर, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ हाउ एयर पोल्यूशन इज लीडिंग और इज अफेक्टिंग वुमेन, तो यूनाइटेड नेशंस वुमेन को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। there is an there is a an agency of United Nations जिसका पूरा का पूरा काम जो है वो रिसर्च जो है वो वुमेन के ऊपर होती है। So yes, UN women should also play its role in terms of this thing. So this is it. Thank you for joining today. If you feel free, you can get in touch with me on LinkedIn. आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आपके पास मेरा जीमेल भी है। अगर मेरे से कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, मेरे से कोई सवाल करना है आपको इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एनी गाइडलाइन, या इवन इन टर्म्स के अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं फॉर फॉरेन कंट्री, सो यू कैन आस्क मी वाया जीमेल। आप मुझे मेल कर सकते हैं, और इवन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप, एंड आई एम देयर। थोड़ा सा तंगी आ सकती है, थोड़ी सी देरी आ सकती है रिप्लाई करने, बट आई विल रिप्लाई माय बेस्ट। और दूसरा, आई एम राइट नाउ परसुइंग माय मास्टर्स इन one of the most esteemed universities of here in China, जो कि C9 League का part है, like the top 9 universities of China. तो ये चीज़ है। And my master's is in environmental science and engineering, and I am doing my master's in air pollution. And air pollution के अंदर भी I'm particularly dealing with aerosols. Oh yes, 1 minute. कहीं भी मत जाइएगा. Let me just I downloaded something. Let me just share with all of you. Stop sharing. You can get connected with me on LinkedIn. मैंने नासा की वेबसाइट से आप सभी के लिए एरोसोल का एक डाटा निकाला था। इट्स अ सिमुलेशन वीडियो, सो यू कैन सी दैट। जस्ट लेट मी नो कि is my screen clearly visible to all of you. So this is a around 1 minute and 14 second video. सो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एरोसोल जो है वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मूव कर रहे हैं, एंड दिस ग्रीन पार्ट इज एरोसोल्स। सो आई विल बी zipping my mouth and you just can watch peacefully.
Okay, so this is it. अगर आपका कोई सवाल है अब तो I am here to answer all of your questions regarding air pollution. तो now the floor is over to you. अब आप सवाल पूछ सकते हैं. अगर कोई सवाल नहीं है तो we will be ending our today's session. No question at all. Okay, I guess there is no question at all. लेकिन अगर फिर भी अगर आप कोई सवाल कर सकते हैं तो अगर कोई सवाल करना चाहें तो I am always there to answer all of your queries. Thank you so much for attending today's session. Inshallah, tomorrow we'll be having our second workshop, and yes, your workshops will be carrying on the days of Friday, Saturday, and Sunday. इसका मतलब ये है कि आज आपकी फर्स्ट वर्कशॉप थी, कल आपकी सेकंड होगी, संडे को आपकी थर्ड होगी, and then we will be having our workshops again on the Friday, Saturday, and Sunday at the same time. I will try my best to have all these workshops at 7 p.m. But अगर 7 p.m. ना हुए because of our speakers availability, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, but we all have to be there to learn. So thank you so much for attending today's workshop. Looking forward to seeing you all tomorrow. इंशाल्लाह अपना ध्यान रखिएगा. शब खैर, खुदा हाफिज, शुक्रिया.